For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. आइए, हम लोगों ने सेटिंग अप बिजनेस एंटिटी इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ में जो कि हमारा 100 मार्क्स का, इसके किस पोर्शन को पढ़ना भी हम शुरू किए हैं? सेटिंग अप के किस पोर्शन को? पार्ट 1 को। इस पार्ट 1 में हम लोग आज जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसका नाम क्या है? बिजनेस कोलैबोरेशन। अब बहुत ध्यान से बातों को सुनिएगा, क्योंकि यहां मैंने आपको पहले ही कहा कि चीजों को अगर समझ लेंगे तो ये चीज आसान है एग्जाम में लिखना, क्योंकि आपके एग्जाम में ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ देते हैं, और ओपन एंडेड क्वेश्चन बच्चे तभी होगा जब आप बात सुने हुए रहेंगे। अदरवाइज मैंने पहले ही बोला, सीए, सीएस, सीएमए बच्चों का खेल है। बच्चों का खेल का मतलब है कि जिसको भी 40% आएगा वो पास कर जाएंगे इंडिविजुअल पेपर में, और 50% आने पे एग्रीगेट पास कर जाएंगे। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि आप कितने नॉलेज के साथ आते हैं। जरा सोचिए, पहले हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है वो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन ये सब चीज दिया करते थे। ये पेपर आपका कंपनी लॉ के अलावा पेपर दिया गया, जिसमें हम लोग सारी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कंपनी वगैरह इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं, यानी कंपनी बन चुकी है उसके बाद की बात कर रहे हैं। तो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं बिजनेस कोलैबोरेशन की, इसका सेंस क्या है ये समझिए। आप नॉर्मली देखते होंगे कि अगर हम आम इंसान की ही बात करें तो देयर इज नोबडी इन दिस वर्ल्ड हु कैन फुलफिल हिज नीड बाय हिमसेल्फ। दुनिया में किसी भी आदमी के पास कभी भी जो है वो कोई भी जो है वो ऐसा न ऐसा चीज जरूर है जो या तो उसके पास एक्सेस है या उसके पास क्या है, कम है। और ये सिर्फ हमारे नहीं, ये हर कंट्री के साथ भी है। दो कंट्री के बीच में रिलेशन तभी होता है जब कहीं ना कहीं, जहां पे पानी जो है वो ज्यादा है, कह रहे हैं कि वहां पे पेट्रोल कम, जहां पे पेट्रोल वगैरह ज्यादा है वहां पे पानी और अनाज कम है, तभी तो दो कंट्री के बीच में जो है वो कहीं ना कहीं ट्रेड रिलेशन बनते हैं, और एक कंट्री दूसरे कंट्री को वो चीज सप्लाई करता है जो उसके पास सरप्लस है। कहा गया ठीक ऐसे ही हम बात कर रहे हैं कंपनीज की। अगर कोई कंपनी बिजनेस कर रही, फिर मैं रिक्वेस्ट कर, बहुत ध्यान से बातों को सुनते रहिएगा। कहा कि कोई भी कंपनी, जो कंपनी अपना बिजनेस कर रही है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में बिजनेस क्यों ना कर रही हो, यानी कि अगर कोई इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा है, यानी उसके पास पैसे थे, बोला मैं अकेला बिजनेस करूंगा, ना मुझे किसी की दखलंदाजी चाहिए, ना मैं किसी से पूछूंगा, ठीक है रिस्क मेरा तो रिटर्न भी क्या है, मेरा है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं चल मिलके करते हैं। कहा क्यों मिलके करते हैं? कहा कि तेरे पास उतने पैसे ही नहीं है जितने पैसे क्या चाहिए, इस बिजनेस को चाहिए। तो कुछ जगहों पे लोग मिलकर के बिजनेस करने लगे, तो पार्टनरशिप फर्म में कर रहे हैं। कुछ ने कहा कि नहीं हम शुरू से ही कंपनी के फॉर्म में चलेंगे, दोनों डायरेक्टर कहलाएंगे। कहा ठीक है, मतलब जिस भी फॉर्म में आप बिजनेस कीजिए, लेकिन इतना तय है कि बिजनेस करते वक्त अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं, अकेले भी बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको अपने बिजनेस के लिए किसी चीज की रिक्वायरमेंट है। अगर आप कुछ बना रहे हैं तो कहीं से रॉ मटेरियल लाते होंगे, और उसके बाद उस चीज को क्या करते होंगे, बनाते होंगे, फिर बनाने के बाद आप उसे बेचते होंगे। तो हो सकता है ये बेचने का काम डायरेक्टली आप नहीं करते होंगे, किसी के जरिए बेचते होंगे। मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कुछ बिजनेस में बहुत सारे चीजों का इन्वॉल्वमेंट होता है, कुछ बिजनेस में कम चीजों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो चाहे ज्यादा चीजों को मिला करके या कम चीजों को मिला करके जब आप बिजनेस करते हैं तो अकेला काम नहीं कर पाते। अगर रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाला कोई ना हो तो आप वो चीज नहीं बना पाएंगे। अगर उस चीज का मार्केटिंग के लिए कोई पर्सन ना हो तो आपका चीज बना हुआ रखा रहेगा, लेकिन आप उसको मार्केट में बेच नहीं पाएंगे। कहा इन्हीं सारे नीड को पूरा करने के लिए हमें जरूरत पड़ी क्या करने की, कोलैबोरेशन करने की। और चूंकि ये बिजनेस के लिए कोलैबोरेशन कर रहे हैं, इसीलिए ये क्या कहलाया, बिजनेस कोलैबोरेशन जो है वो कहलाया। यानी कि बिजनेस कोलैबोरेशन समझ लीजिए एक तरह का शादी का ही रिश्ता हो गया, कि कहीं ना कहीं वो आपका सोशल कोलैबोरेशन का पार्ट होता है, जहां पे हम अलग अलग रिलेटिव्स के साथ जुड़े हुए रहते हैं, जिसमें से हो सकता है माँ जो है वो इस तरह के बच्चे जब छोटे रहे उनके टेक केयर के लिए, पापा जो है वो बाहर से पैसे अर्न करके ला रहे, ताऊ जो है वहां खेतों में काम कर रहे हैं या आपको कंधे पे घुमा रहे। कहने का मतलब कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से आपको किसी न किसी चीज में क्या कर रहा है, कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, तभी तो कोलैबोरेशन से आप रह रहे हैं। ठीक वैसे ही बिजनेस में हर किसी का अपना अपना नीड है, और जब दो लोगों का या मल्टीपल लोगों का कॉमन नीड पूरा हो रहा है किसी चीज से, तो वो क्या कहलाता है, कोलैबोरेशन। और चूंकि ये बिजनेस नीड पूरा हो रहा है इसलिए वो क्या कहलाएगा, बिजनेस कोलैबोरेशन। अब इसमें और क्या, अभी कहीं कुछ मत पढ़िए, सिर्फ सुनते रहिए सारे बातों को।
क्योंकि जितने चीज आपके पास है सबसे हम लोग गुजरेंगे, बस सुनते रहिए पूरे के पूरे चीज को कि पढ़ने क्या वाले हैं। इसमें कहा गया कि बिजनेस कोलैबोरेशन समझ में आ गया कि किसी न किसी पर्सन का किसी तरह का रिक्वायरमेंट है और दोनों एक दूसरे के कॉमन नीड को पूरा कर रहा है, तभी दोनों क्या हो गए, कोलैबोरेट हो गए। हो सकता है कि आप जो हैं वो रॉ मटेरियल जो है वो सप्लायर है, जैसे आप हो सकता है कि टायर बनाते हो, लेकिन आप टायर बनाते होंगे तो आपको भी तो रबर चाहिए, रबर कोई और प्रोवाइड करेगा। आपने जो रबर लिया, रबर से आपने टायर बनाया, लेकिन आपका जो ये चीज है वो किसी के लिए रॉ मटेरियल होगा। जो कंपनी जो है वो कार बना रही है उसको टायर चाहिए, फिर उसी तरीके से जो कंपनी कार बना रही है उसको एक तरफ टायर चाहिए, दूसरी तरफ वो अपने चीज को जब बेचेगा कार को तो उसके लिए मार्केटिंग एजेंसी उसे चाहिए। अब इनमें से किसी भी जगह कोई आपस में क्या हो सकता है, कोलैबोरेट हो सकता है। हो सकता है कि आप जो है वो सामान बनाते हो, लेकिन सामान पहुंचाने के लिए आप किसी ट्रांसपोर्ट एजेंसी का इस्तेमाल करते हो। कहा गया कि क्यों ना मैं किसी ऐसे के साथ मिल जाऊं जिसका ढेर सारा क्या हो, ट्रांसपोर्ट हो, यानी वो ट्रांसपोर्ट का ही काम करता हो और हम दोनों मिलकर के काम करेंगे। कहा अभी भी तो काम कर रहे हो, कहा अभी काम कर रहे हैं, लेकिन काम ऐसे करना और कोलैबोरेट होकर के करना, इन दोनों में अंतर है। प्लीज बहुत माइन्यूट सा अंतर है, ध्यान से समझिएगा। आज भी अगर आपको रॉ मटेरियल चाहिए तो आप ऑर्डर देंगे, आपके पास सामान आ जाएगा। फिर बिजनेस कोलैबोरेशन क्या आ गया, अगर आपको अपना जो है वो टायर जो है वो पहुंचाना है मारुति कंपनी में, क्योंकि मारुति ने 500 टायर का ऑर्डर दिया था, आप ट्रांसपोर्ट वाले को बुलाते और कहते मेरा ये सामान मारुति के फलाने फैक्ट्री में जाकर के पहुंचा दो। अब वो आपसे जो है वो निगोशिएट किया, पैसा आपने दिया और वो जाकर के क्या करेगा, पहुंचाएगा। ये भी जो है आपका काम पूरा हुआ, बट दिस इज नॉट बिजनेस कोलैबोरेशन। कहा ये बिजनेस कोलैबोरेशन कब होगा, ये बिजनेस कोलैबोरेशन तब होगा जब आप उनके साथ डेडिकेटेड एक एग्रीमेंट करते हैं, जिसमें आप जो है वो चीजों को बनाएंगे और वो चीजों को क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, और एक्सक्लूसिवली आप लोग एक दूसरे के लिए क्या करेंगे, काम करेंगे। तो ये क्या हो गया, बिजनेस कोलैबोरेशन। आप कहिएगा इससे कोई अंतर पड़ता है, अंतर पड़ता है। अंतर ये पड़ता है कि अगर आपने उनको बोला कि हमारा ये 500 टायर जो है वो मारुति के फलाने जो है वो जगह पे जो है वो भेज दो, तो बोलेगा आज हमारे पास इतनी गाड़ियां नहीं है, ये गाड़ियां आपको 3 दिन बाद 4 दिन बाद मिलेगा। बट अगर वो आपके बिजनेस कोलैबोरेटर हैं तो आपके ऑर्डर के लिए उन्होंने ऑलरेडी सारा स्लॉट अपना क्या किया हुआ है, रखा हुआ है। ये अंतर हुआ किस चीज का, बिजनेस कोलैबोरेशन का। जैसे आप लोग ही हैं, अगर मान लीजिए कि 2 लोगों ने पहले से जो है वो बोल दिया एक दूसरे को, देख भाई एक दिन जो है वो टिफिन तू बना के लाना, एक दिन मैं बना के लाऊंगा। मान लीजिए 2 भाई सचिन और अंकित, ये दोनों जो है वो एक ही मान लीजिए पीजी में रह रहे हैं। अब जो है वो एक दिन मान लेते हैं पीजी में, और आप लोग पता नहीं खुद से बनाए हैं या नहीं, हम लोग जब रहते थे अलग पीजी में तो खुद से भी खाना बनाते थे, क्योंकि 1-2 बार बीमार पड़ गए तो मेस का खाना बंद करना पड़ा, जॉन्डिस वगैरह हुआ था, तो खुद से वो छोटा वाला जो है वो गैस होता था, गैस का सिलेंडर, उस पे स्टोव भी ऊपर ही लगे होते थे। पता नहीं आप लोगों ने देखा है या नहीं देखा है। अच्छा, तो उसमें ऊपर ही लगा हुआ रहता है स्टोव भी, तो उस पे जो है वो एक ही जो है वो कुकर में चावल दाल जो भी हो पका लिया, ताकि कम से कम जो है वो क्लास उस समय छोड़ना ना पड़े, जॉन्डिस वगैरह में बाहर का खाना नहीं खा सकते हैं। तो यहां मान लीजिए कि ऐसे ही जो है ये दोनों रह रहे थे। एक ने कहा कि दोनों बनाएंगे, एक बनाएंगे तो भी उतना टाइम लगेगा, 2 का भी बनाओगे तो उतना ही लगेगा। तो अगर दोनों आपस में जो है वो कोलैबोरेट कर लिए और कहा कि एक दिन बना के लाना तेरा काम और एक दिन बना के लाना मेरा काम, ये हुआ कोलैबोरेशन, जहां पे पहले से बातें तय हैं। ऐसे भी जो है दोनों खाना मान लीजिए लाते हैं तो आपस में बैठ करके शेयर करके खाते हैं, बट यहाँ पे किसी के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो उसके लिए लाएगा कि ऐसे ही मन हो गया तो अब भाई आज मैं तेरे लिए भी ले आया। लेकिन वैसे क्या होगा भाई, लाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अब जो है वो अब इसमें दोनों के पास कंफर्ट जोन है। ठीक वैसे ही ये है बिजनेस कोलैबोरेशन। तो जब हम बिजनेस कोलैबोरेशन की बात करते हैं तो कहा गया कि यहाँ पे कोलैबोरेशन एक तो इंडिया में होगा, एक हो सकता है हम कोलैबोरेशन कहाँ करें, इंडिया से बाहर किसी के साथ कोलैबोरेट कर लें। कहा कि जब ये हम कोलैबोरेट करेंगे तो कभी हो सकता है इक्विटी शेयर दे करके कोलैबोरेट करें कि भाई आपके कंपनी में मेरा भी हिस्सा और हमारे कंपनी में आपका भी हिस्सा, या कह सकते कि किसी के कंपनी में किसी का हिस्सा नहीं, मेरा कंपनी मेरा, आपका कंपनी आपका, लेकिन हम और ये हम आपके लिए ये काम करेंगे, आप हमारे लिए इस काम को करेंगे। तो अब इसके तरह तरह के तरीके हो सकते हैं। साथ ही साथ कहा गया कि अगर मान लीजिए कि किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए हमने सिर्फ कोलैबोरेट किया, तो कहा जैसे वो काम पूरा होगा वैसे ही क्या हो जाएगा, वो बिजनेस कोलैबोरेशन खत्म हो जाएगा। जैसे बहुत बड़ा टेंडर आपको मिला, और ये बड़ा टेंडर क्या मिला, मान लीजिए कि
मेट्रो का काम चल रहा है और मेट्रो के इस काम में जो है वो कहा गया कि इतने क्रेन चाहिए और इतने इतने तरह का ये इक्विपमेंट चाहिए। आपके पास उतना नहीं है तो आप क्या करते हैं, किसी के साथ कोलैबोरेट कर जाते हैं और कहते हैं कि इतने गाड़ियां आप दो, इतने क्रेन आप दो, इतना मैं दूंगा, या इस तरह का काम मैं करूंगा और इस तरह का आप। क्योंकि मेट्रो ने कहा कि हमें वो पर्सन चाहिए जो हमारे लिए ब्रिज के ऊपर के सीमेंट वाले पिलर को भी रख सके और साथ ही साथ वो पिलर वगैरह बना करके खड़ा भी कर सके। आपके पास रखने के लिए क्रेन वगैरह सब कुछ है, लेकिन जो चीज वो कह रहे हैं वहीं पे बनाने के लिए उसके लिए आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है। तो आप किसी कंपनी के साथ क्या हो गए, कोलैबोरेट हो गए। अब दोनों का नीड पूरा हुआ क्योंकि आपको वो असाइनमेंट मिल गया। जैसे ही मेट्रो का ये काम खत्म, आप लोगों का कोलैबोरेशन क्या हो गया, खत्म। कुछ कोलैबोरेशन ऐसे होते हैं जो लगातार चलता रहता है। उस कोलैबोरेशन में क्या हुआ, मान लीजिए कि एक कंपनी हो गई बाटा, एक कंपनी हो गई रिबॉक। बाटा ने कहा कि मैं जो है वो इंडिया में शूज बनाऊंगा, आपका मार्केटिंग, या रिबॉक कहता है कि मैं जो है वो इंडिया में आपके लिए जो है वो स्पोर्ट शूज बनाऊंगा, लेकिन आपके चैनल बड़े सारे हैं क्योंकि बाटा का शॉप जो है वो थोड़े जो है वो सेमी अर्बन एरिया में भी है जहां पे आपका रिबॉक वगैरह का शोरूम नहीं है। तो कहती है कि प्रोडक्ट मेरा, मार्केटिंग आपका, और ये लगातार चलता रहेगा। तो यही यहाँ पे हमें देखना है कि ये बिजनेस कोलैबोरेशन कितने तरह का हो सकता है। इंडिया से बाहर टेक्निकल नेचर का होगा जहां पे एक दूसरे को टेक्नोलॉजी सपोर्ट देगा, दूसरे को मार्केटिंग सपोर्ट देगा, एक दूसरे को जो है वो R&D में मदद करेगा, दूसरा जो है अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट देगा। कहा क्या मतलब है, दवा बनाने वाली कोई कंपनी है, कहती मेरे पास सारे के सारे इक्विपमेंट रखे हुए हैं, जो दवा बोलोगे, जो कंपोजिशन बोलोगे, फटाक से तैयार कर देंगे, लेकिन मेरे पास वो ब्रेन नहीं है जो बोलेगा कि मैंने कोरोना की दवा बना ली। अगर उसने दवा बना लिया तो हमारे पास मशीन है या नहीं, वो कह रहे हैं हमारे पास मशीन है लेकिन हमारे पास ह्यूमन इंटेलिजेंट नहीं है। तो हो सकता है ऐसी दो कंपनी आपस में क्या हो जाए, कोलैबोरेट कर जाए। तो वो मार्केटिंग के लिए कोलैबोरेट हो सकते हैं, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए कोलैबोरेट हो सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी के लिए कोलैबोरेट हो सकते हैं, वो इंडिया में कोलैबोरेट हो सकते हैं, इंडिया और इंडिया से बाहर की कंपनी आपस में क्या हो सकती है, कोलैबोरेट हो सकती है। वो हमेशा के लिए कोलैबोरेट हो सकते हैं, एक टाइम पीरियड के लिए कोलैबोरेट हो सकते हैं, या एक पर्टिकुलर नीड के लिए क्या हो सकते हैं, कोलैबोरेट हो सकते हैं। जब वो कोलैबोरेट होंगे तो हो सकता है कि वो एक ही तरह के बिजनेस में हो, जैसे दवा बनाने वाली दो कंपनी आपस में कोलैबोरेट हो गई, या हो सकता है कि एक टायर बनाने वाली कंपनी और एक कार बनाने वाली कंपनी आपस में क्या हो गई, कोलैबोरेट हो गई। या ऐसा हो सकता है कि वो चाहते हैं कि कल के डेट में किसी भी तरह का जो है वो हमारे ऊपर रिस्क ना है, तो एक कंपनी जो दवा बनाती है वो, और दूसरी कंपनी जो आपका जो है वो कपड़े बनाती है वो दोनों कंपनी आपस में क्या हो सकती है, कोलैबोरेट हो सकती है। तो कहा इनमें से किसी भी तरह का जो है वो क्या हो सकता है, कोलैबोरेशन हो सकता है। तो यही अब हमें जानना है कि कितने तरह से बिजनेस में हम कोलैबोरेट हो सकते हैं, क्या टाइप है, इसका क्या कोई बेनिफिट है बिजनेस में कोलैबोरेट होने का। अगर हम फॉरेन कोलैबोरेशन कहते हैं तो क्या फॉरेन कोलैबोरेशन को लेकर के गवर्नमेंट से भी कोई परमिशन लेना है, और फॉरेन कोलैबोरेशन के क्या क्या जो है वो फायदे हैं। जब हम एग्रीमेंट करेंगे तो एग्रीमेंट में किन किन बातों का लिखा होना जरूरी है। जब हम किसी खास चीज के लिए कोई कोलैबोरेशन करेंगे तो उसका एक नाम होगा, स्पेशल पर्पस व्हीकल। अब ये क्या चीज है, जब हम कोलैबोरेट होंगे तो एक दूसरे को शेयर्स देंगे, किस फॉर्म में कोलैबोरेट होंगे, एक दूसरे, दोनों अपनी अपनी कंपनी खत्म करके एक नया एंटिटी बना करके क्या ज्वाइंट वेंचर बनाएंगे, या दोनों का एग्जिस्टेंस रहेगा, बस दोनों एक दूसरे के नीड को पूरा करेंगे। इन्हीं चीजों का जवाब हमें देगा कौन सा चैप्टर, जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, बिजनेस कोलैबोरेशन। क्लियर है क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो ध्यान से अब इन्हीं चीजों को हमें पढ़ना है। तो देखिए यहां पे बस मैंने एक एस्पेक्ट को डिस्कस किया जो हम लोग ऑलरेडी इतने बार बोल चुके हैं। कॉमन गोल को क्या करना है, पूरा करना है, उसी के लिए हमने क्या बनाया, बिजनेस कोलैबोरेशन। लेकिन यहां से बात शुरू होती है टाइप ऑफ बिजनेस कोलैबोरेशन, कितने तरह के ये बिजनेस कोलैबोरेशन होंगे, कौन कौन सा टाइप है हमारे पास, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, इंटरसेक्शनल, ज्वाइंट वेंचर, इक्विटी। सबसे पहले जरा बात करते हैं हॉरिजेंटल कोलैबोरेशन का। कहा कि हॉरिजेंटल कोलैबोरेशन का मतलब हुआ कि जब हम, ध्यान से सुनिएगा, एक ही तरह के बिजनेस में हैं तो ये कहलाता है हॉरिजेंटल कोलैबोरेशन। हम किस तरह के बिजनेस में हैं, एक ही तरह के बिजनेस में। जैसे अगर मान लीजिए कि रेनबैक्सी कंपनी, नाम सुना है, रेनबैक्सी कंपनी जो है वो सिप्ला कंपनी के साथ जो है वो कोलैबोरेट करती है और कहती है कि आप जो है जो दवाई बना रहे हैं
ये दवाई आप जो है वो नॉर्थ इंडिया में आप बनाइए और साउथ इंडिया में दवाई जो है हम बनाएंगे, पॉसिबल? या आपका नॉर्थ इंडिया में अगर ज्यादा क्रेज है तो आप हमारे दवा का जो है वो नॉर्थ इंडिया में जो है वो सेल कीजिए और हम आपके दवा का कहां पे सेल करेंगे? साउथ इंडिया में। कहा कि हम दोनों जो है वो दवा बनाए। बहुत ध्यान से बातों को सुनिएगा, वरना ये देखिए मैंने बड़े अच्छे से आपको नोट्स दे दिया, जय माता दी, लेट्स रॉट, रट्टा मारिए और एग्जाम में लिख दीजिए। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं कि सीएस बनने में जो है वो कहीं कोई जो है वो बड़ा चीज नहीं, लेकिन कैसे बन रही है मैटर करता है। और मैं सिर्फ और सिर्फ अभी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, बस इतना छोटा सा कंसल्टेंसी का मेरा डोमेन है। ना कंपनी लॉ के फॉर्म भरना, ना आईटीआर भरना, ना जीएसटी भरना। और इसमें बहुत ज्यादा पैसा होता है, मुझे नहीं मिलता, बाकियों की मैं बात कर रहा हूं। जो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग और क्या होता है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होता है, ये सब स्ट्रैटेजी का पार्ट है कि कंपनी जो है वो कैसे जो है वो कब कोलैबोरेट करे, किसके साथ कोलैबोरेट करे। तो समझिएगा चीजों को ध्यान से, क्योंकि अगर ये चीज देखिए यहां पे पहले आप एक काम कीजिए, जरा मैंने गलती किया, मैंने बोल दिया, जरा आप इसको पढ़ लीजिए तो एक बार खुद से, तब मैं बात करूंगा और देखता हूं कि आप क्या समझे हैं। और तब मैं जब बोलना शुरू करूंगा तब देखते हैं आप क्या समझते हैं। एक बार खुद पढ़िए, स्क्रीन पे रखा हुआ है। क्या मतलब है, आप समझ गए इसका मतलब? आपको लगेगा कि सब कुछ रटना पड़ रहा है, जबकि अगर इसके बाद आप 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिएगा तो लगेगा कुछ नहीं रटना था, ये तो समझ गए, एग्जाम्पल के साथ चिपका देंगे। चलिए रिया ही बताइए सबसे पहले। फॉर एग्जाम्पल तो बाद में, पहले हुआ क्या ये बताइए, तब फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, वेरी गुड। अब फॉर एग्जाम्पल। चलेगा? और कुछ? और कोई? अब कोई नहीं, बस हो गया? हाँ जी, खुशी गम इधर से कुछ आप कह रहे थे? नहीं, देखिए बड़ा सिंपल सा चीज, जैसा इन्होंने कहा वैसा ही है। मैंने कहा था सिप्ला कंपनी और रेनबैक्सी, ठीक है। मैंने जो है एग्जांपल लिए, किसका लिया है? दोनों किसमें है? दवाई में। अब मुझे एक चीज बताइए, इन दोनों कंपनी का अगर कोलैबोरेशन होता है तो क्या क्या ऐसा चीज है जो एक दूसरे का कम करता है? सबसे पहले दोनों कंपनी दवाई की है, दोनों का अलग अलग आर&डी का सेटअप होगा या नहीं? अगर ये एक साथ मिल जाते हैं, बिजनेस कहते हैं कि हम आप आर&डी का जो खर्च है दोनों क्या करेंगे? शेयर करेंगे। तो मुझे बताइए, दो जगह जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए खर्च करने की जरूरत है? नहीं, वो क्या कर सकते हैं? वो एक ही जगह हो सकता है। दूसरा, अगर मान लीजिए कि इनका जो है वो चेन वगैरह, नेटवर्किंग वगैरह जो है, कहते हैं कि अगर जो है वो एक का नॉर्थ में अच्छा, दूसरे का कहां पे? साउथ में। तो कहा कि हम अलग अलग रहेंगे, ये नहीं कि हम एक कंपनी हो गए। ध्यान से सुनिए, कहा कि हम कंपनी एक नहीं हो रहे, अगर वो होंगे तब तो फिर आगे बताऊंगा, वो ज्वाइंट वेंचर हो जाएगा। कहा कि आप भी रहो और मैं भी रहता हूं, और क्या करेंगे? कहा कि हम जो काम करेंगे वो ये है कि मैं जो है वो इस एरिया में जाऊंगा और आप क्या कीजिए? इस एरिया में जाइए। लेकिन अगर कल के डेट में दोनों में से एक किसी को अपने में टेक ओवर कर ले तो भी ये हॉरिजेंटल जो है वो टेक ओवर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्योंकि दोनों एक ही बिजनेस में, तो इसको हॉरिजेंटल टेक ओवर। अभी क्या कर रहे हैं? तो इसीलिए क्या बोले? हॉरिजेंटल कोलैबोरेशन। कल के डेट में जो है वो रेनबैक्सी सोचता है कि सिप्ला का जो है वो इन जगह पे ज्यादा बिजनेस है, तो क्यों ना मैं उसको अपने में क्या करूं? मिला लूं। तो वहां पे वर्ड दे देंगे क्या? हॉरिजेंटल टेक ओवर। तो जब हॉरिजेंटल वर्ड बोल रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि दे आर इन सेम बिजनेस, एक ही तरह के बिजनेस में है। अब वो आपस में कोलैबोरेट होंगे तो हॉरिजेंटल कोलैबोरेशन बोल देंगे। अगर एक ने दूसरे को टेक ओवर कर लिया तो उसको हॉरिजेंटल क्या बोल देंगे? टेक ओवर। ये मैं पढ़ाऊंगा जब टेक ओवर बताऊंगा, लेकिन यहां पे नहीं है, वो आपका आएगा जब हम लोग सिक्योरिटी लॉ पढ़ेंगे, मॉड 2 वहां पे आएगा। का ठीक। अगर हम बात करें यहाँ पे, अच्छा तो ये किस चीज को, पर्पस को जो है वो सॉल्व करेगा?
ये कॉम्पिटिटर सबसे पहले कम कर देगा। क्यों कम कर देगा? रेनवैक्सी सिप्ला, अगर ये दोनों आपस में मिलेंगे तो एक दूसरे के लिए कंपटीशन क्रिएट नहीं करेंगे, बल्कि एक दूसरे को क्या करेंगे? असिस्ट करेंगे। आपके लिए हम यहां मार्केट क्रिएट करते हैं, हमारे लिए आप यहां करो। वो दवा हम बनाते ही नहीं है, लेकिन हमारा मार्केट है साउथ में, और साउथ में उस दवा की रिक्वायरमेंट भी है, लेकिन वो दवा का पेटेंट हमारे पास नहीं है, वो दवा का लाइसेंस हमारे पास नहीं है, तो आपका वो दवा हम क्या करेंगे? यहां बेचेंगे। कुछ हमारी दवाइयां हैं जिन दवाइयों का लाइसेंस आपके पास नहीं है, वो हमारा पेटेंटेड मेडिसिन है, तो आप हमारे उस चीज को क्या कीजिए? तो क्या कोई जो है वो यहां पे कंपटीशन रहेगा दोनों के बीच में? नहीं। ये क्या कहलाया? हमारा हॉरिजेंटल कोलैबोरेशन। अब जो है वो वर्टिकल कोलैबोरेशन, ये फिर आप पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे। एकदम फटाफट फटाफट पढ़िए कि क्या बेसिकली कह रहा है, खुद समझ के बताइए। मुझे लगता है इससे आपको याद जरूर आ जाएगा कि कौन सी बात हम लोग करना चाह रहे हैं। यहां कुछ याद आ रहा है? कौन सा? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब जब हम बात करते हैं वर्टिकल कोलैबोरेशन की, तो वर्टिकल कोलैबोरेशन का मतलब क्या हुआ? कहा कि वर्टिकल कोलैबोरेशन का मतलब हुआ कि हम उनके साथ मिल, देखिए हॉरिजॉन्टल कोलैबोरेशन में हम किनके साथ मिल रहे थे? जो हमारे ही बिजनेस में है, कुछ पर्पस था इसीलिए हम मिले थे। कह रहे कि वर्टिकल कोलैबोरेशन के भी पीछे पर्पस है, और वो पर्पस ये है कि मारुति कंपनी कार बना रही है, कार बना रही है तो उसको टायर भी चाहिए। एमआरएफ कंपनी टायर बना रही है, मारुति कंपनी जो है वो टायर लेती है एमआरएफ से, और उसके बाद कार को जो है वो खुद नहीं बेचती है मारुति कंपनी, बल्कि कारलो, साया जैसे ऐसे मार्केटिंग ढेर सारी कंपनी है जो इनके कार को क्या करती है? बेचती है। लेकिन ये बिजनेस कैसे करते हैं? बड़े ध्यान से समझिएगा, ये बिजनेस कैसे करते हैं? तो ये एमआरएफ कंपनी से टायर लेते हैं। अगर मान लीजिए इन्होंने टायर लिया, तो हर जो है वो एक टायर पे 100 रुपए का जो है वो प्रॉफिट जो है वो कौन रख रहा है? एमआरएफ कंपनी रख रही है। पॉसिबल? भाई मुफ्त में थोड़ा ना देगी। तो एमआरएफ कंपनी कितना का प्रॉफिट रख रही है? एग्जाम्पल लिया, कितने रुपए का? 100 रुपीज का। प्लस जब हम उसको ऑर्डर देते हैं कि हमारे लिए टायर बनाओ, तो वो कहता है रुको जरा, सब्र करो, देखने दो, और वो अपना स्लॉट निकाल रहा है और कह रहा है कि नहीं, हमने ऑलरेडी टेंडर लिया हुआ है, आपको ये सप्लाई हम 3 महीने से पहले नहीं कर पाएंगे। अरे दीपावली का समय आ रहा है, धनतेरस का समय आ रहा है, उस समय बहुत सारे लोग गाड़ियां खरीदते हैं, और उस समय गाड़ी हमारी टनाटन है, बिना टायर के लटकी हुई है, तो उसको बिना टायर के तब तक दे दें कि तब तक चलाओ, जब एमआरएफ कंपनी से आ जाएगा तो आकर के वो भी लगा देंगे। अभी बिना टायर के चलाओ, फिर सिर्फ टायर चलाना। बच्चे में ऐसे ऐसे करके जो चलाते थे। कहा नहीं, दोनों साथ चाहिए या नहीं चाहिए? ऑर्डर छोड़ना पड़ेगा या नहीं छोड़ना पड़ेगा? तो कहा कि एमआरएफ कंपनी तो टायर तो बेचेगी ही ना, उसका काम ही तो टायर बेचना है। लेकिन कहा कि ये अगर बिजनेस कोलैबोरेट हो जाएंगे तो वो जो है वो इनके लिए पहले रिजर्व रखेंगे, उसके बाद ही किसी को क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे। एक बात। दूसरी बात, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पे क्या कह रहे हैं कि हम रेगुलर बेसिस पे आपसे 1000 या इतने इतने टायर खरीदेंगे, तो ये रेट ये नहीं प्रोवाइड करेंगे हमें। अगर वो अपना 100 रुपया मार्जिन रखते हैं तो हमारे केस में सिर्फ और सिर्फ 80 रुपए का मार्जिन रखेंगे, यानी कि हमें फिर भी कितने का फायदा हो गया? दोनों का काम हो रहा है। एमआरएफ कंपनी को भी लगातार ऑर्डर मिल रहा है, और इनको भी जो है वो समय पे एक तो सामान मिल रहा है, और दूसरा, तो देखिए ये जो है आप, और सप्लाई चेन लाइन का मतलब होता है रॉ मटेरियल से लेकर के आपके सामान को एंड यूजर तक पहुंचाने के बीच में जितने भी तरह के चीज होते हैं वो सब किसका पार्ट होते हैं? सप्लाई चेन का पार्ट होते हैं। जैसे मारुति कंपनी के लिए सप्लाई चेन का पार्ट हो गया टायर, तो अगर आप टायर बनाने वाले कंपनी के साथ कोलैबोरेट करते हैं तो दिस इज कॉल्ड वर्टिकल कोलैबोरेशन। बैकवर्ड कोलैबोरेशन क्या कहलाया? बैकवर्ड इंटीग्रेशन, क्योंकि आप रॉ मटेरियल वाले के साथ मिल रहे। अब मारुति कंपनी ने प्रोडक्ट तो बना लिया, बेचता तो खुद नहीं है, किसी और मार्केटिंग एजेंसी से बेचता है। तो अब उसमें क्या कर रहा है? मारुति कंपनी एक गाड़ी को बनाया, बनाने में उसको कॉस्ट लगा 8 लाख का, मान लेते हैं। कितने का? 8 लाख का। कंपनी ने जो है वो अपना फायदा जो है वो रखा 1 लाख, और 9 लाख रुपए में ये बेच दिया मार्केटिंग कंपनी को। कितने में बेचा? 9 लाख में। 1 लाख का अपना प्रॉफिट मार्जिन रख करके
ये कंपनी जो है वो 11 लाख रुपए में बेच रही है। कितने में? मतलब 2 लाख का वो अपना प्रॉफिट ले रही है। अब कहा इन्होंने कि ऐसे तो उनका काम ही बेचना है, तो वो बेचेंगे, उनको भी तो प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन क्या होगा अगर कल के डेट में कोई दूसरी कंपनी उनको कहती कि अरे आपको तो 2 लाख मिल रहा है ना मारुति की गाड़ी को बेच करके, मैं अपनी गाड़ी देता हूं, आपका प्रॉफिट मार्जिन 2.5 लाख का रहेगा। पॉसिबल? और यही बेसिकली होता है प्रोडक्ट को लेकर के। आप देखिएगा किराने के दुकान में जब आप जाएंगे देखेंगे कभी लेस दिखता रहेगा, कभी कोई और चिप्स आपका क्या करता रहेगा, दिखता रहेगा। कुछ दिन बाद जाइए तो देखिएगा सब वहां पे हटा दिया है और वहां पे जो है वो एक लोकल वाला ढेर सारा टांग दिया है। क्यों टांग दिया है? क्योंकि उस कंपनी ने बोला 1 रुपए का मार्जिन, और ये नई कंपनी है, मार्केट को पेनिट्रेट करने के लिए उनको बोला कि इसमें 2 रुपए का आपका मार्जिन है, 3 रुपए का मार्जिन। आपको जो दिखेगा वही ना लेंगे। थम्स अप, और यही चीज पेप्सी के साथ बहुत ज्यादा होता है। आप थम्स अप के लिए दुकान पे जाइए, बहुत सारे दुकान पे घूमिएगा तब आपको थम्स अप मिलेगा, जबकि प्रचार वगैरह सब रहता है, क्योंकि उनका मार्केटिंग टीम यहाँ पे थोड़ा वीक है। क्योंकि दूसरी कंपनी जो है उनको क्रश करने के लिए ज्यादा मार्जिन देती किसको? दुकानदार को, कि हमारा ये बॉटल अगर आप 1 बेचोगे तो 5 कमाओगे। थम्स अप बोलता है मेरे से 4 ही मैं दूंगा। तो अब वो किसका पहले रखना चाहेंगे? अरे भाई ठंड के लिए भी रखना पड़ता है, जगह चाहिए रहता है, प्लस वो जिसको देंगे। आप दुकान में लेने के लिए थम्स अप गए, नहीं मिला, कोई भी काला वाला दे दो, तो बोला हाँ पेप्सी है, ले लिया ना आपने पेप्सी। ऐसे ही करके तो कोई काला जैसा दे दो, तो ले लिया फिर पेप्सी ही। अगर वैसे ही, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करें सप्लाई चेन लाइन की, तो यहां पे हमने इनके साथ डील कर लिया। और क्या डील किया? हमने डील किया कि हम हर बार आपको इतनी गाड़ियां देंगे, और वो भी कहता है कि हम भी आपके लिए क्या करेंगे, जगह बना करके रखेंगे, किसी और का चीज नहीं लेंगे, या लेंगे आपका इतना पीस तो अपने पास जरूर रखेंगे मारुति का। अगर ऐसा कोई कोलैबोरेशन होगा तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, लेकिन कौन सा? अपवर्ड, अपवर्ड इंटीग्रेशन। और अगर टायर बनाने वाले के साथ मिल गए तो डाउनवर्ड। और दोनों क्या है आपका? वर्टिकल कोलैबोरेशन। रीजन, सप्लाई चेन में जो भी चीज आपका है वो सब किसका पार्ट है? हॉरिजॉन्टल में क्या हुआ? सेम बिजनेस, और वर्टिकल में क्या हुआ? सप्लाई चेन का कहीं ना कहीं पार्ट रहेगा। अब आइए आप तीसरे पे, और ये पढ़िए और बताइए, एकदम ध्यान से पढ़िए और समझाइए क्या कहना चाह रहा है। ठीक कह रहे हैं। हमने फर्स्ट वाला जो देखा, जब हम फर्स्ट वाले की बात करते हैं, जब हम हॉरिजॉन्टल कोलैबोरेशन कहते हैं, तो हॉरिजॉन्टल कोलैबोरेशन का मतलब क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल कोलैबोरेशन का मतलब हो गया कि हम किस में हैं? सेम में है। अगर हमने कहा वर्टिकल कोलैबोरेशन, तो इसका मतलब हम किस में हैं? सप्लाई चेन में है। अब जब हम यहां पे कह रहे हैं कि इंटरसेक्शनल कोलैबोरेशन, तो इंटरसेक्शनल कोलैबोरेशन का मतलब हो गया कि यहां हम लोग जो है वो किस में हैं? यहां हम लोग 2 अलग अलग में हैं। और 2 अलग अलग का मतलब है कि एक कंपनी जो है वो आपकी, ले लीजिए मुझे स्क्रीन पे, एक कंपनी जो है वो क्या है आपकी? एक कंपनी मान लीजिए कि रेनबैक्सी है, और दूसरी कंपनी जो है वो आपकी जो है मान लीजिए कि रेमंड्स है। दोनों क्या है? अलग अलग बिजनेस में है। अगर दोनों अलग अलग बिजनेस में है, नहीं है, एक कंपनी जो है वो क्या होगी? रेनबैक्सी, और दूसरी क्या हो गई? दूसरी जो है वो आपकी मान लीजिए रेमंड्स। एक कपड़ा बना रही है और एक क्या बना रही है? दवा बना रही है। तो कुछ प्रॉब्लम है, मुझे ले लीजिए स्क्रीन पे। तो एक कंपनी ने क्या बनाया? एक कंपनी ने दवा, दूसरी कंपनी ने क्या बनाया? कपड़े। लेकिन दोनों क्या है? अलग अलग बिजनेस में है। अगर ये दोनों अलग अलग बिजनेस में हैं, तो ऐसे केस में एक दूसरे का कोई खास चीज दूसरे की क्या करेगा? मदद करेगा। जैसे दवा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तो मदद नहीं कर सकता है, कौन? रेमंड्स। लेकिन कह रहे हैं कि शायद उसका जो है वो मार्केटिंग जो है वो क्या है? बहुत अच्छा हो, तो वो उन जगहों पे भी आपकी चीजों को पहुंचा दे। तो कभी कभी जब आप एक बिजनेस में हैं तो हॉरिजॉन्टल, अगर जो है आप एक सप्लाई चेन में है तो क्या हो गया? वर्टिकल। लेकिन ऑल टुगेदर बिजनेस ही अलग अलग है, तो भी आप क्या हो सकते हैं? एक दूसरे के साथ जो है वो मिल सकते हैं।
और ये जो एक दूसरे के साथ आप मिल सकते हैं, वो किसी एक का अगर कोई खास चीज अच्छा है तो दूसरा उसकी क्या कर देगा, मदद कर देगा। लेकिन एक बात और है, यही जब टेक ओवर किया जाता है तो इंटरसेक्शनल टेक ओवर भी होता है, और वो इसीलिए होता है क्योंकि आप बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं कि अगर कल के डेट में अगर कपड़े खूब बिक रहे हैं, इसका मतलब लोग खुश हैं, बीमार कम है, और अगर जो है वो कपड़े नहीं बिक रहे हैं, इसका मतलब लोग बीमार वगैरह हैं, तो चलो भाई दवाई से, मतलब ये कहीं ना कहीं आपके रिस्क को क्या कर देता है, मिटिगेट कर देता है। तो ये है आपका कौन सा, इंटरसेक्शनल। ज्वाइंट वेंचर, इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे, ये अलग से पढ़ाऊंगा भी पूरे डिटेल में। ज्वाइंट वेंचर का मतलब हुआ दो इंटिटी मिलकर के क्या बन गई, एक बन गई, और अब जो है वो एक इंटिटी बनकर के क्या करेगी, बिजनेस करेगी, और दोनों का अपना अपना प्रॉफिट शेयरिंग रहेगा, उनके बीच एग्रीमेंट होगा। और यहां हम सारा कुछ पढ़ेंगे ज्वाइंट वेंचर का, कि एग्रीमेंट कैसे ड्राफ्ट होता है, ज्वाइंट वेंचर कैसे बनते हैं, ये सब हमें पढ़ना है। इक्विटी, ये जो है वो बेसिकली क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि दो कंपनी आपस में मिली या दो लोग आपस में मिले, तो उन लोगों ने कहा कि हम आपको कंपनी का इतना परसेंट स्टेक देंगे, आपके पास इतना परसेंट रहेगा। तो इस तरह के कोलैबोरेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विटी। अब जैसे मान लीजिए कि एक के पास 40%, दूसरे के पास 60%, इसका मतलब कल के डेट में अगर कंपनी के किसी मैटर पे डिस्कशन भी होगा तो वैसे केस में 60% जिसका वोट है वो एसआर नहीं, कम से कम ओआर तो आसानी से क्या कर सकता है, पास कर सकता है। कहने का मतलब है कि वोटिंग राइट एक के पास 60%, एक के पास 40, जरूरी नहीं कि इतना ही होगा, एक के पास 70 और एक के पास 30, हो सकता है दोनों के पास क्या रहे, 50-50। प्रॉफिट का भी डिस्ट्रीब्यूशन अगर होगा तो उसी अकॉर्डिंग होगा जिस अकॉर्डिंग उनके पास क्या है, इक्विटी है, शेयर्स है। इस तरह के जो कोलैबोरेशन को हम क्या कह देते हैं, इक्विटी। सबके बारे में बहुत डिटेल में जानना रहेगा। अब यहां पे जो हम लोग आ रहे हैं वो कौन सा कोलैबोरेशन है, इसका मतलब इतना तो पता चलता है, लेकिन ध्यान से समझिएगा बात को। फॉरेन कोलैबोरेशन है तो भी या तो हॉरिजॉन्टल होगा या क्या होगा, वर्टिकल होगा या इंटरसेक्शनल होगा, यही तो होगा, यही तीन मेजर है। कह रहे हैं कि बस अंतर इतना ही है कि इस बार जो कोलैबोरेशन हो रहा है उसमें एक एंटिटी जो है वो इंडिया की और एक एंटिटी इंडिया के बाहर। अब इंडिया के बाहर का मतलब एनी एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया या एनी एंटिटी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, मतलब दोनों ही बात हो सकता है। मतलब यह है कि आप इंडिया में काम करने वाले प्रोपराइटर हैं और आप इंडिया के बाहर किसी के साथ मिल रहे हैं, मुझे नहीं पता, आप सेम फील्ड में हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। इंडिया के बाहर की कंपनी ले लीजिए, मान लेते हैं फाइजर, इंडिया से कहां की हो गई, बाहर की, और यहां पे जो है वो कंपनी जो है वो इंडिया का ले लिया, मान लीजिए मैनकाइंड। ये दोनों अगर मिलेंगे तो ये भी कोलैबोरेशन है या नहीं, कौन सा, कौन सा कोलैबोरेशन। लेकिन फॉरेन कोलैबोरेशन अगर है तो ये किस टाइप का है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, इंटरसेक्शनल है। फाइजर नाम की कंपनी जो है ये भी जो है वो आपका इसी में डील करती है, फार्मास्यूटिकल्स में, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स में। और मैनकाइंड फार्मा भी जो है वो किस में है, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, यानी दवा बनाती है। लेकिन वन इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड वन इज इनकॉर्पोरेटेड इन। अब ये दोनों अगर मिला तो पहला चीज का क्या नाम दे दिया आपने, फॉरेन कोलैबोरेशन दे दिया, क्योंकि फॉरेन कोलैबोरेशन का वन एंटिटी शुड बी ऑफ इंडियन एंड अदर एंटिटी शुड बी ऑफ एनी कंट्री अदर देन इंडिया। ये नहीं लिखा हुआ यूएसए का हो या यूके का हो, इंडिया के अलावा कहीं का हो तो हो गया। लेकिन ये जब मिलेंगे तो मैंने बोला दो कंपनी, एक इंडिया से बाहर की दवा की कंपनी, एक इंडिया की दवा की कंपनी, दोनों मिले, फॉरेन कोलैबोरेशन का कौन सा पार्ट हुआ, ये हॉरिजॉन्टल। अगर मान लीजिए कि इस बार मारुति कंपनी जो है वो इंडिया के बाहर की कोई कंपनी, एज्यूम कर लेते हैं ब्रिजस्टोन, इंडिया से कहां की है, बाहर की कंपनी, उसके साथ टायर के लिए कोलैबोरेट हो गई, तो ये कौन सा कोलैबोरेशन, पहले तो, और उसमें कौन सा सेगमेंट। इसका मतलब जब हम फॉरेन कोलैबोरेशन की बात करते हैं तो ये फॉरेन कोलैबोरेशन जब होगा तो ये फॉरेन कोलैबोरेशन इंडिया के सोल प्रोप्राइटर का भी हो सकता है, कोई अकेला बिजनेस कर रहा है लेकिन किसी चीज के लिए इंडिया के बाहर किसी के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, पॉसिबल। एक इंडियन पार्टनरशिप फर्म है और कहां कोलैबोरेट कर रहा है, इंडिया के बाहर के किसी के, एक इंडियन कंपनी है और वो इंडिया के बाहर के किसी दूसरे कंपनी के साथ कर रहा है। कहने का मतलब है कि एंटिटी इंडिविजुअल हो सकता है,
पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ कंपनी हो सकता है। बस बात इतनी ही है कि वन एंटिटी शुड बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड अनदर एंटिटी शुड बी रेसिडेंट ऑफ एनी कंट्री अदर देन व्हाट, इंडिया। क्लियर है ये चीज? अब इस पे देखिए कि हमें इस फॉरेन कोलैबोरेशन में कितने सारे एस्पेक्ट को हमें क्या करना है, देखना है, क्या क्या फायदा है, किस तरह से ये काम करते हैं। तो कहा कि फॉरेन कोलैबोरेशन इज एन अलायंस इनकॉर्पोरेटेड टू कैरी ऑन एग्रीड टास्क कलेक्टिविटी विद द पार्टिसिपेशन ऑफ, किनका किनका पार्टिसिपेशन है, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट इंटिटी। इंटिटी इसीलिए बोला कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, या क्या हो सकती है सोल प्रोप्राइटरशिप, या और किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। इट इज एन अलायंस ऑफ व्हाट, डोमेस्टिक का मतलब नेटिव एंड फॉरेन यानी कि नॉन नेटिव इंटिटीज। अब इसमें कौन कौन, इंडिविजुअल, फर्म, कंपनीज। अच्छा गवर्नमेंट कह रहा, बिल्कुल गवर्नमेंट का भी हो सकता है, और बहुत सारे चीज में होता है, न्यूक्लियर डील वगैरह होता है, यूरेनियम वगैरह आप भेजेंगे, थोरियम भेजेंगे, जिनसे जो है वो बहुत बड़ा बड़ा जो है वो आपका जो है वो प्लांट वगैरह चलता है। तो इसके लिए अभी जैसे मोदी जी यूएस यूके से आए हैं, मिस्र से आए हैं, बहुत सारा जो है वो चीज करके, जैसे कि अभी गवर्नमेंट के बीच डिफेंस का जो डील हुआ है, तो किसी कंपनी के साथ थोड़ा ना हुआ ये डील। ये डील जो हुआ है वो तो इंडियन गवर्नमेंट के साथ हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स को या इंडियन आर्मी को वो चीज क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो कहा ये गवर्नमेंट के साथ भी हो सकती, बशर्ते एक यहां का और एक यूके का हो गया, इसीलिए क्या हो गया, ये फॉरेन कोलैबोरेशन हो गया। इट इज स्ट्रैटेजिक अलायंस बिटवीन वन और मोर रेसिडेंट। अच्छा स्ट्रैटेजिक वर्ड देखिए यहां लगा हुआ है, स्ट्रैटेजिक का मतलब क्या होता है, क्या यहां पे ये वर्ड स्ट्रैटेजिक कोई खास सेंस रखता है जो हम लिख रहे हैं? इट इज स्ट्रैटेजिक अलायंस, सिर्फ अलायंस बोलते हैं, स्ट्रैटेजिक अलायंस का क्या मतलब, किस पर्पस से? तो अलायंस बोलिए, स्ट्रैटेजिक क्यों बोल रहे हैं? अलायंस में भी दोनों का बेनिफिट होगा। जब भी वर्ड स्ट्रैटेजिक लगे तो आप ध्यान रखिएगा, ये आपका लॉन्ग टर्म का होता है, और ये जो है एडहॉक नीड को पूरा नहीं करता, बल्कि आपके जो है वो कंप्लीट प्रोस्पेक्ट को क्या करेगा, पूरा करेगा। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई भी जो है वो ऐसे ही एक रैंडम बच्चा आया और उसने जो है वो बोला कि सर जरा ये बता दीजिए, मैंने बता दिया, काम खत्म। लेकिन ये जो है वो स्ट्रैटेजिक अलायंस नहीं हुआ। आप यहां पे पढ़ रहे हैं, आप जो मुझसे पूछेंगे मैं आपको दोनों में बताने का ही काम कर रहा हूं, लेकिन ये वाला चीज जो होगा वो किसका पार्ट होगा, स्ट्रैटेजिक अलायंस होगा। क्योंकि मैं आपको लंबे समय तक आपका पर्पस सीएस का जो ये एग्जाम दिसंबर में, उसको टारगेट रख करके लगातार आप मुझसे पूछते रहेंगे, मैं आपको क्या करता रहूंगा, बताता रहूंगा, कॉपी चेक करता रहूंगा। तो ये क्या हो गया, स्ट्रैटेजिक अलायंस। ऐसे ही एडॉक बेसिस पे कोई बच्चा आया, उसने मुझसे कॉपी चेक करा लिया, करवा करके चला गया, या कुछ पूछने के लिए आया, पूछ करके चला गया, तो ये स्ट्रैटेजिक अलायंस नहीं हुआ। तो यहां पे कह रहे हैं स्ट्रैटेजिक अलायंस जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब है कि ये हमारे उन सारे नीड को एक स्ट्रैटेजी के तहत लंबे समय तक क्या करेगा, पूरा करेगा। तो वो क्या कहलाएगा, हमारा स्ट्रैटेजिक। एक वर्ड होता है एडॉक और एक होता है स्ट्रैटेजिक। एडॉक का मतलब होता है जब जरूरत होगी तब, उसको क्या बोलते हैं, एडॉक। एडॉक का मतलब होता है व्हेन रिक्वायर्ड, एडी स्पेस एचओसी को क्या बोलते हैं, एडहॉक। तो एडहॉक बेसिस पे आप कंपनी लॉ में भी ये वर्ड पढ़े होंगे कि कुछ कंप्लायंसेस रेगुलर करने पड़ते हैं और कुछ एडहॉक बेसिस पे होते हैं। और एडहॉक का मतलब होता है व्हेन इट विल बी रिक्वायर्ड। जैसे कंपनी का एनुअल कंप्लायंस सारे कंपनी को करना है, लेकिन कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करने का कंप्लायंस सिर्फ उसको करना होगा जो अपना रजिस्टर्ड ऑफिस क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। सारे लोगों को अपना फाइनेंशियल ऑडिट कराना है और रिपोर्ट सबमिट करना है, सबको अपना जो सेक्रेटेरियल ऑडिट कराना है, ये सबके लिए जरूरी है। लेकिन जो है अगर कोई बंदा जो है वो अपना ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करेगा तो जाकर के वो कंप्लायंस करेगा, तो ये हुआ एडहॉक। अगर जरूरत हुआ तो करेंगे, वरना करने की जरूरत, नेम चेंज को लेकर के जो प्रोविजन है, तो हर कंपनी अपना नेम थोड़ा ना बदलते रहती है। कुछ ऐसी कंपनी है, टाटा कंपनी शुरू से लेकर अभी तक उसी नाम से जानी जा रही है, कुछ कंपनी बीच में अपना नाम चेंज भी कर लेते हैं। जैसे आपका L&T अल्ट्राटेक नाम हो गया सीमेंट का, तो ऐड भी आता था, सिर्फ नाम बदला है और कुछ नहीं।
कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं स्ट्रैटेजिक ऐड आता था, सिर्फ नाम बदला है और कम देखते हैं ना, गरीब आदमी को ये सब चीज याद रह जाता है। अब देखिए, अगर हम कहते हैं कि स्ट्रैटेजिक अलायंस, तो स्ट्रैटेजिक अलायंस का मतलब क्या हुआ कि वो आपके एक कांस्टेंट नीड को रेगुलर बेसिस पे क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। इट इज मैंडेटरी फॉर फॉरेन कोलैबोरेशन दैट वन और मोर नॉन रेसिडेंट इसमें कौन हुए, फॉरेन एंटिटी, मस्ट ऑलवेज कोलैबोरेट विथ वन और मोर डोमेस्टिक एंटिटी। अच्छा मुझे क्या बताए, अगर हम फॉरेन कोलैबोरेशन कह रहे तो सबसे पहला चीज तो यही होगा कि उसमें जो है वो एक क्या होगा और एक क्या होगा, देयर कुड बी अ चांस कि एक इंडिया से बाहर का फॉरेन एंटिटी हो एंड देयर कुड बी मल्टीपल जो है वो रेसिडेंट एंटिटी, इंडियन एंटिटी पॉसिबल। देयर कुड बी वन रेसिडेंट एंटिटी एंड मल्टीपल फॉरेन एंटिटीज, हो सकता है या नहीं हो सकता है। एक ही कंपनी है, यहाँ की कंपनी है, मार्केटिंग के लिए इंडिया के बाहर के जो है वो एक एंटिटी के साथ जुड़ गए और टेक्नोलॉजी के लिए किसी और के साथ जुड़ गए। आज के डेट में भी है, हम डिफेंस इक्विपमेंट के लिए यूके से जो है वो चीजों को ले रहे हैं और बहुत सारे और जो है वो कहिए कंप्यूटर और बाकी चीजों के लिए हम जापान के साथ भी कोलैबोरेट कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि इस केस में ये हमारा फॉरेन कोलैबोरेशन ही है, जहां पे एक एंटिटी, इंडियन एंटिटी तो एक है लेकिन फॉरेन एंटिटी क्या है, मल्टीपल है। कह रहे हैं आफ्टर ऑब्टेनिंग द नेसेसरी परमिशन इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट एंटिटी साइन लीगली इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट। बहुत सारे ऐसे हमारे जो हैं वो कंट्रीज हैं और बहुत सारे ऐसे तरह के डील हैं जिसमें आपको परमिशन लेना पड़ता है, तो आप परमिशन लीजिए। करेंगे बात फेमा में, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जब आपको पढ़ाऊंगा तो वहां बहुत डिटेल में बताऊंगा ऑटोमेटिक रूट और नॉन ऑटोमेटिक रूट के बारे में कि किस समय परमिशन लेना है और कब परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट होकर के बस क्या कर दीजिए, इंफॉर्मेशन दे दीजिए कि हमारी कंपनी इंडिया के बाहर के इस कंपनी के साथ इस पर्पस के लिए क्या हो गई है, कोलैबोरेट हो गई है। और कुछ केसेस में आपको पूछना पड़ता है इंडियन एंटिटी इंडिया के बाहर के इस एंटिटी के साथ इस पर्पस के लिए इतने दिनों के लिए इन शर्तों पे कोलैबोरेट होने जा रही, क्या इजाजत है। अगर ऐसा इजाजत मांगना पड़े तो इसको कहते हैं अप्रूवल रूट। कौन सा रूट कहते हैं, अप्रूवल रूट, परमिशन लेना। और अगर परमिशन मांगने की जरूरत नहीं है तो वो क्या कहलाया, ऑटोमेटिक रूट। लेकिन उसमें भी जब आप कोलैबोरेट हो जाएंगे तो गवर्नमेंट को बता जरूर देंगे। तो कह रहे हैं कि जो आपका एग्रीमेंट है उसको साइन कीजिए और साइन करके जो आपको परमिशन लेना है वो परमिशन ले लीजिए, उसका एग्रीमेंट साइन कीजिए और कोलैबोरेट कर जाइए। कोलैबोरेटिंग एंटिटी शेयर देयर प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसमें दिया हुआ है कि वहां की एंटिटी कितना प्रॉफिट लेगी और हम कितना लेंगे। ये इन बातों पे डिपेंड करता है कि कौन कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है और किसका निगोशिएशन पावर कितना अच्छा है। अगर मान लीजिए आप कोई ऐसा चीज बना रहे हैं जो उस टेक्नोलॉजी के बिना हो ही नहीं सकता है तो ऑब्वियस सी बात है आपका निगोशिएशन पावर वीक हो गया, क्योंकि आपके पास लेबर है, इंडिया में लेबर है, सस्ता है लेकिन वहां पे जो है वो क्या है, टेक्निक उनका है, मशीन उनका है, तो वहां पे उनका निगोशिएशन पावर क्या हो गया है, ज्यादा। तो जो भी चीज रहेगा हमें तो फॉरेन कोलैबोरेशन जानना है, किसका कितना शेयर रहेगा ये तो इसी बात पे डिपेंड करता है कि किसका कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है उस बिजनेस में। द टेन्योर यानी कि टर्म ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन स्पेसिफाइड इन रिटन कॉन्ट्रैक्ट। आगे आपको पूरा का पूरा दिखलाऊंगा भी कि उस कॉन्ट्रैक्ट में कहां कहां क्या क्या लिखा रहता है, लेकिन टेन्योर लिखा रहेगा कि हम 2 साल 5 साल 10 साल कितने साल के लिए क्या कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं। यहां पे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एंड जीआईसी लिमिटेड, ये एग्जाम्पल है किसका, फॉरेन कोलैबोरेशन का, और भी आगे दिखलाऊंगा, जिसमें कह रहे हैं कि फाइनेंशियल फॉरेन कोलैबोरेशन हुआ किसके बीच में, आईसीआईसीआई बैंक के बीच में इंडिया में जो है, और ये जो है वो फेयर फैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड किसकी है, कनाडा की। ये दोनों आपस में क्या हो गए, कोलैबोरेट हुए। आईएनजी वेस्ट बैंक लिमिटेड, इसमें कह रहे हैं कि एक कंपनी आपकी जो है वो किनकी है, आईएनजी ग्रुप, कहां की, नीदरलैंड की, और वेस्ट बैंक कहां का हो गया, इंडिया का हो गया। टाटा डोकोमो सुने होंगे, पता नहीं अब आप लोग, झारखंड में बहुत ज्यादा इसका नेटवर्क भी चलता है, इंडिया में बहुत कम है। कहां पे ज्यादा है आपका, झारखंड, उड़ीसा, उस तरफ जो है। जैसे आपका एयरटेल है ना, आपका जैसे वीआई है, वोडाफोन, आइडिया,
ठीक वैसे ही टाटा डोकोमो ने भी अपना ये प्रोडक्ट क्या किया था, शुरू किया था, बिल्कुल एयरटेल, रिलायंस इन सब की तरह। और जिसका ज्यादा जो है वो कहाँ पे, झारखंड, फिर उड़ीसा, कुछ बंगाल के भी एरिया में है। अब लेकिन बहुत कम हो गया, जिसमें टाटा यहाँ की कंपनी, ये तो आपको पता है। और ये जो है वो डोकोमो कहाँ की, जापान की। टाटा के पास बनाने के लिए चीजें थी, जापान की डोकोमो कंपनी वो जो है उनके पास क्या था, टेक्नोलॉजी था, दोनों आपस में मिल गए। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, फॉरेन कोलैबोरेशन। नहीं बच्चे, तीन टाइप नहीं, ये मेजरली चीज है। कुछ भी होगा तो इसी तीन में लगभग कवर हो जाता है। क्या ज्वाइंट वेंचर का मतलब क्या हुआ, ज्वाइंट, तो ज्वाइंट वेंचर हो गया, वो फॉरेन कोलैबोरेशन क्यों नहीं ज्वाइंट वेंचर हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, आगे बताऊंगा। वो ज्वाइंट वेंचर में ना, जब कंपनी क्या हो जाएगी, आपस में मिल जाएगी, तो क्यों नहीं हो सकता है। बशर्ते वो जब मिल रही है तो इंटिटी एक बन गई, तो क्या हो गया, ज्वाइंट ज्वाइंट वेंचर हो गया। और यही ज्वाइंट वेंचर, देखिए ध्यान से सुनिए, अगर हम बात करते हैं फॉरेन कोलैबोरेशन की और ज्वाइंट वेंचर की, तो ज्वाइंट वेंचर का मतलब है व्हेन टू एंटिटीज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू वन एंटिटी। अब एक के तहत एक मैनेजमेंट होगा जो दोनों को क्या करेगा, गवर्न करेगा। ये इंडिया में भी हो सकता है ज्वाइंट वेंचर, कि दो इंडियन कंपनी आपस में मिल गई तो क्या हो गया, ज्वाइंट वेंचर। एक इंडियन कंपनी, एक इंडिया की बाहर, तो ये ज्वाइंट वेंचर कैसा हुआ, ये फॉरेन ज्वाइंट वेंचर, जिसको फॉरेन कोलैबोरेशन कह देंगे। मैंने बोला ही आपको, फॉरेन कोलैबोरेशन दो इंटिटी का हो सकता है, यानी कि एक जो है वो प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, तो दूसरा प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म बिटवीन पार्टनरशिप फर्म, कंपनी बिटवीन कंपनी, किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। फॉरेन कोलैबोरेशन का ऑब्जेक्टिव का भाई क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है, कहा इंप्रूव द फाइनेंशियल ग्रोथ ऑफ व्हाट, कोलैबोरेटिंग एंटिटीज, ऑक्यूपाई अ मेजर मार्केट शेयर फॉर द collaborating entities, reduce the higher operating cost of non-resident entity। कहा कि ऑपरेटिंग कॉस्ट आपका क्या, देखिए कभी भी दो इंटिटी जब आपस में मिलेगी और एक वो इंटिटी जिसके पास ज्यादा टेक्नोलॉजी है, ज्यादा एडवांसमेंट है, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट कम होगा या नहीं होगा। उसी चीज को आप पहले बनाते थे, अपने टेक्निक से बनाते थे, अब आप किसी और कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके, जो इंडिया से बाहर की है, उन्होंने आपको जो है वो टेक्नोलॉजी दिया, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट कम पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अब कह रहे हैं कि मेक एन ऑप्टिमम एंड इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन द रेसिडेंट इंटिटी कंट्री। इस सेंस को बताइए तो जरा, ये फोर्थ वाले का एग्जैक्ट सेंस बताइए क्या होता है। मेक एन ऑप्टिमम एंड इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन रेसिडेंट इंटिटी कंट्रीज। और थोड़ा सा सोचिए, इस सिर्फ फोर्थ पॉइंट के लिए जो आपने बोला वो गलत नहीं बोला, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं ये फोर्थ पॉइंट सिर्फ क्या कह रहा है। हाँ जी बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे मानसी। ले हाथ उठाया, जब पूछा तो भूल गए। हाँ बोलिए। चीपली अवेलेबल होगा तो अच्छे से ज्यादा यूज कैसे, क्या ऐसा कर रहे हैं जिससे यहां के रिसोर्सेज को अच्छे से और ज्यादा यूज कब करेंगे। इसलिए मैंने बोला, बच्चे याद रखिएगा, ये सारे स्टेटमेंट बहुत जनरल इन नेचर हैं, लेकिन जिसपे मैं रुक गया और आपसे पूछने लगा वो सारे बड़े स्पेशल हो जाएंगे। तो इसीलिए बात समझनी है कि ये कह क्या रहा है। आप लोग कोशिश कीजिए इस पॉइंट को पिक करने का, मेक एन ऑप्टिमम एंड इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेस। कहां पे, इंडिया में जो अवेलेबल है उस, हम फॉरेन कोलैबोरेशन के क्या देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, और उसमें कह रहे हैं कि मेक एन ऑप्टिमम एंड इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन रेसिडेंट इंटिटी। कहां, क्यों नहीं, तो उससे इंडिया के बाहर वाले से जुड़ने से और इंडिया वाले में जुड़ने से क्या है, वो सब तो बाद में आएगा, वो तो बेनिफिट में आएगा। हाँ बोलिए।
बिल्कुल, वो सब आपके बेनिफिट में बताऊंगा, कोई बात गलत नहीं, ये सब बेनिफिट है किसका, या एडवांटेज कह दीजिए। यहां पे अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं और ये वर्ड जहां तक यूज कर रहे हैं, मेक एन ऑप्टिमम एंड इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन रेसिडेंट एंटिटी कंट्री। अब जरा देखिए, शायद आप खुद बीच में कहीं कनेक्ट कर पाए तो कनेक्ट कर पाए, बोलिए। फार्मर बाहर से, फार्मर तो हमारे यहाँ लोग ला करके, हालांकि देखिए अब इसका मैं बता रहा हूं क्या चीज है, ध्यान से सुनिए। आपका ऑप्टिमम एंड इफेक्टिव यूज ऑफ व्हाट बोल रहा है, रिसोर्स। एक आपके पास प्लांट मशीनरी है, जो प्लांट मशीनरी एक महीने में आपका जो है वो 1 लाख पीस बना सकता है। कितना पीस? अब ये मशीन चलेगा, उससे 1 लाख पीस वाले में खांचे में सामान डालो या 1,000 में डालो, वो बिजली उतना ही खाएगा, मशीन चलाने में उतने ही आदमी लगेंगे। बस उसमें जो है वो मोल्ड बना हुआ है, उसमें आप चीजों को डालिए, वो उसको बाहर निकाल देगा। लेकिन आप जो है वो अपने मशीन का पैसे लग रहे हैं, फिक्स कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, साथ ही साथ आपका जो है वो सारे तरह के कॉस्ट तो लग रहे हैं, बट आप जो है वो जिससे एक महीने में 1 लाख पीस बना सकते थे, उससे महीने में 5,000 पीस बना रहे हो। रीजन? आपका मार्केटिंग यूनिट उतना तगड़ा नहीं है, बेच ही नहीं पाता है। अब आप क्या कर रहे हैं, इंडिया के बाहर के एक मार्केटिंग कंपनी के साथ क्या हो गए, कोलैबोरेट हो गए, और वो कहता है कि हम तो अनु मलिक के स्टाइल में स्टेज पे आग लगा देंगे। आग आप बनाओ, कितना क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो, देखो हम उन सबको बेच लेते हैं या नहीं। तो देखिए, उनके साथ मिलने से एक तो आपका जो प्रोडक्ट ज्यादा बिकना है, बिकेगा ही बिकेगा, लेकिन आपका ओवरऑल कॉस्ट भी कम आ जाएगा, क्योंकि अभी तक आप अपने चीज का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। अब जरा सोचिए, अगर आप लोग बैठे हुए हैं, अगर यहां पे ही मैं कह रहा हूं कि किसी के साथ मैं कोलैबोरेट हो गया, और कोलैबोरेट क्या हुआ कि भाई जो मेरे स्टूडेंट है वो तो रहेंगे ही रहेंगे, जहां जहां खाली सीट है वहां पे आप भी अपने 10 बच्चों को भेज सकते हैं। तो जरा सोचिए, इतने ही रिसोर्सेज, बोलना मुझे उतना ही पड़ेगा या इससे ज्यादा? एसी डीसी बीसी सब तो चल ही रहा है, जो जैसे है हर चीज उतना ही रहेगा, लेकिन बताइए कहीं ना कहीं मैं अपना ऑप्टिमम इस्तेमाल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? ठीक वैसे, लेकिन ये कब? मेरे पास नहीं है इससे ज्यादा बच्चे लाने की कैपेसिटी, तो मुझे किससे जुड़ना पड़ेगा, किसी और से। वही बोला कि मुझे इससे ज्यादा बेचने की कैपेसिटी नहीं है, मशीन मेरे पास, लेकिन मैं 1 लाख बेच ही नहीं सकता एक महीने में, नहीं है मेरे पास उतने एक्सपर्ट लोग। तो आप क्या करो, आप हमारे साथ कोलैबोरेट कर जाओ। इसी चीज के लिए तो कोलैबोरेट होते हैं, जहां मेरा जो है वो लिमिटेशन, वो आपका जो है वो यूएसपी या आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ये इस बात को बता रहा है। जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन रेसिडेंट एंटिटी कंट्री, ये बहुत बड़ा चीज तो है ही। अगर हम इंडिया के बाहर के किसी के साथ जुड़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो बनाएंगे, प्रोडक्शन ज्यादा, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, जनरेट होगा। का ठीक है, फॉरेन कोलैबोरेशंस के क्या क्या फीचर्स? तो कहा सबसे पहला चीज कि टाइप ऑफ पार्टनरशिप। फॉरेन कोलैबोरेशन एक तरह का क्या है, पार्टनरशिप है। इस पार्टनरशिप का मतलब ये मत समझिएगा कि पार्टनरशिप एक्ट वाला पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब हुआ कि यहां पार्टनरशिप का डिक्शनरी मतलब है, और डिक्शनरी मतलब का होता है जब दो लोग आपस में मिलते हैं तो काम करते तो उसी को क्या बोल देते हैं, पार्टनरशिप। ऐसे ही जैसे दो दोस्त भी रहेंगे, उनके बीच में कोई एग्रीमेंट साइन नहीं है, लेकिन जो है वो बोलेंगे यार पार्टनर चल चलते हैं, तो ये जो है वो क्या हो गया, इसको भी जो हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप ही बोलते हैं। तो यहां पार्टनरशिप का मतलब कहीं भी पार्टनरशिप एक्ट वाला चीज नहीं है, बल्कि पार्टनरशिप का मतलब है कि ये सम काइंड ऑफ क्या हो गया, एक दूसरे के कोऑपरेशन से हो रहा है, इसलिए हमको उसको क्या बोल देते हैं, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप हो गया। रिक्वायर एन अप्रूवल ऑफ व्हाट, गवर्नमेंट। कहा कि गवर्नमेंट का इसमें क्या चाहिए, अप्रूवल, लेकिन सारे चीजों में नहीं, कुछ चीजों में अप्रूवल चाहिए और कुछ चीजों में अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए, जब मैं आपको फेमा पढ़ाऊंगा तो याद रखिएगा, उन जगहों पे आपसे ये रिकॉल करवाऊंगा, उसमें लिखा हुआ है कि हम अगर मान लीजिए कि इंडिया के बाहर के किसी के साथ कोलैबोरेट करते हैं, लेकिन वो हमें जो है वो फॉरेक्स देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कोलैबोरेट करने के दो तरीके, उन्होंने जो है वो हमें पैसा दिया, हमने उनको अपने एंटिटी में कुछ शेयर दिया, ठीक है, और दोनों मिलकर के काम करेंगे। तो बताइए फॉरेक्स आया या गया,
आया। वैसे ज्यादातर केस में हम बोलते हैं आजा आजा, हम लोग बड़े तेज लोग हैं, बोलते कोई अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। इंडियन पीपल, इंडिया के तो भी फॉरेन कोलैबोरेशन हुआ, कह रहे हैं कि ये शादी जो है वो देश के बाहर की है, दुल्हन भी बाहर का हो सकता है और दूल्हा इंडिया का, उल्टा भी हो सकता है कि जो है वो लड़की जो है वो यहाँ की और लड़का बाहर का, तो भी तो वो कहलाएगा कि ये शादी क्या है, दो देशों के अलग अलग लोगों के बीच में है। लेकिन कह रहे हैं कि अगर जो है वो लड़का यहाँ का, तो कहे जहां की लड़की को लाना है क्या करो, ले आओ। लेकिन अगर यहाँ की लड़की की शादी कहीं और होगी तो वहां पे कल्चर, रिलीजन, धर्म, धर्मगुरु, बड़ी सारी बातचीत क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। ठीक वैसे यहाँ पे है, अगर इंडिया के बाहर वाले इंडियन एंटिटी के साथ मिलकर के काम करेंगे और वहां से क्या दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो बोलते हैं कि मोस्ट वेलकम। इंडिया वाले कहते हैं हम उनके साथ मिलकर के वहां बिजनेस करने जा रहे हैं, यहां से क्या लेकर के जाएंगे, हम फॉरेक्स लेकर के जाएंगे, वहां लगाएंगे और बिजनेस करेंगे। बोलते हैं रुको जरा सब्र करो, देख लेते हैं कि किस किस चीज की हमें कितनी क्या है रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे ही उन्होंने बोला है कि कुछ जगह पे अप्रूवल की रिक्वायरमेंट। अच्छा, दोनों केस में ये फॉरेन ही कोलैबोरेशन कहलाएगा या अंतर होगा, फॉरेन कोलैबोरेशन ही। तो ज्यादातर केसेस में जो बाहर वाले इंडिया आते हैं और हमारे पास क्या आ रहा होता है, फॉरेक्स, इंडिया में जब इंप्लॉयमेंट जनरेट हो रहा होता है तो ज्यादातर केसेस में वो बोलते हैं ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट का मतलब कोई ज्यादा परमिशन वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंटिटीज आर फ्रॉम डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री। ज्यादातर क्या होता है कि जब ये फॉरेन कोलैबोरेशन होगा तो एक कंट्री डेवलप्ड होगा और एक क्या रहेगा, डेवलपिंग। जैसे इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, यूएसए जो है वो क्या हो गया, डेवलप्ड है। टेक्नोलॉजी जो है वो उनका ज्यादा अच्छा है, तो अगर हम उनके साथ मिलेंगे तो कहा कि ये डेवलपिंग कंट्रीज है, यहाँ टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, डेवलप अभी उतना ज्यादा नहीं हुआ। अभी देखिए हम जो है वो डिफेंस में उनसे सामान लेकर के आ रहे हैं और बहुत खुश हैं कि इतने बिलियन का डील हुआ है, इतने बिलियन का डील हुआ है, उतना बिलियन डॉलर देंगे तो हमें मिलेगा वो डिफेंस इक्विपमेंट। अच्छी बात है, इक्विपमेंट आना चाहिए, सब कुछ ठीक है। इसका मतलब हमसे ज्यादा डेवलप है तभी ना उन चीजों को बना करके बैठे जो चीज हमें क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट है, वो चीज वो बना के बैठे हैं। तो इसीलिए जब फॉरेन कोलैबोरेशन होता है तो ज्यादातर इसमें जो है वो एक कंट्री क्या रहता है, डेवलप्ड, और दूसरा क्या रहता है, डेवलपिंग। पॉसिबल है कि दो डेवलपिंग कंट्री के बीच में भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी मामले में वो एक दूसरे से क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। बेनिफिट टू डेवलप्ड कंट्री, कहा भाई डेवलप्ड कंट्री को क्या बेनिफिट होगा, जो ऑलरेडी डेवलप्ड है। तो कहा कि सबसे बड़ा बात है कि उनको जो है वो मिलता है गुड रिटर्न ऑन इट्स ओवरऑल इन्वेस्टमेंट। यूएसए को मिलेगा बिलियन डॉलर या नहीं, तो यही तो उनका रिटर्न हो गया। और गुड रिपुटेशन फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंट, और वाहवाही भी होती है कि देखो ये अपने से छोटे कंट्री की क्या कर रहा है, मदद का। तो एक तो पैसे भी आए और दूसरा अपने इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आया ना, उसने जो अपना डिफेंस के चीजों को बनाने के लिए इतना जो पैसा लगाया होगा, आर&डी किया होगा, उस पर रिटर्न भी आया। और दूसरा नाम भी हो रहा है कि सारे कंट्री की क्या कर रहे हैं, मदद भी कर रहे। ऐसे ही आपका जब इंडिया ने कोरोना वैक्सीन वगैरह दिया था, मुफ्त में नहीं दिया था, कुछ जगहों पे दिया था, लेकिन मैक्सिमम जगहों पे क्या लिया था, पैसे लिए थे। तो जो हमने लगाए पैसे वो भी हमारे पास आया और साथ में तारीफ भी हुई कि इंडिया ने इन देशों को क्या किया, चीजें प्रोवाइड की। कहा बेनिफिट टू डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री को क्या फायदा हुआ, सबसे बड़ा बात कि डेवलपिंग कंट्री को फाइनेंस, पैसे मिल सकते हैं, टेक्नोलॉजी हो सकता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो सकता है, वो आपका नो हाउ को ही क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, या कोई टेक्निकल असिस्टेंस मिल रहा है। असिस्ट अ डेवलपिंग कंट्री टू अचीव व्हाट, फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो चीज हमारे पास नहीं है, अगर किसी हमें जो है वो डेवलप्ड कंट्री से मिल रहा है तो डेवलपिंग कंट्री का भी ग्रोथ होगा या नहीं। और ऐसे ही करके ना कोई जो है वो कंट्री अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग, और तब क्या बनता है, डेवलप, तब बनता है सुपर पावर। इस तरह से कैटेगराइजेशन किया गया हुआ है। तो जो बच्चा जो है वो अभी आप जो है वो सीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, कभी मैं भी तो आपकी तरह तैयारी कर रहा था, या मैं सीधे अशोक कुमार और संजीव कुमार की तरह बूढ़ा ही था, कभी था ना आप लोग वाले फेज में। तो उस समय जब मैं तैयारी कर रहा था तो फिर देखिए होते होते अब मैं डेवलप्ड कंट्री, तो वैसे ही जो है वो पहले अंडर डेवलप्ड से क्या बनेगा, डेवलपिंग, और फिर डेवलप। तो उनके लिए फायदा क्या हुआ कि उनका इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगा, ज्यादा तेज होगा। किसके साथ मिलने से, फॉरेन कोलैबोरेशन होगा, डेवलप्ड कंट्री के साथ मिलेंगे तो।
इस्टेब्लिश बिजनेस रिलेशनशिप, किनके बीच में? फॉरेन कोलैबोरेशन, इस्टेब्लिश बिजनेस रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट कंट्री, और इससे जो है वो दोनों देशों के बीच में कहा कि आपसी जो है वो कहिए रिलेशन भी क्या होंगे? अच्छे होंगे। फॉरेन कोलैबोरेशन रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट इन विच कंट्री? डेवलपिंग, क्योंकि आपके देश में जो है वो बिजनेस शुरू हुआ है तो आपके यहां जो है वो ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा या नहीं होगा? आप वहां से टेक्नोलॉजी ला रहे हैं और उन टेक्नोलॉजी के बेसिस पे आप काम कर रहे हैं, तो काम करने के लिए अपने लोगों को ही तो बुलाए होंगे। तो जब आप अपने लोगों को ही तो यहां रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको एम्प्लॉयमेंट दिया या नहीं? इट इंप्रूव व्हाट? इंफ्रास्ट्रक्चर इन डेवलपिंग कंट्री। जैसे ही आपके पास ज्यादा फैक्ट्री, ज्यादा चीजें बनेगी तो वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आपका क्या होगा? डेवलप होगा। इट हेल्प टू इंक्रीज रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस एंड, ये गवर्नमेंट को टैक्स कैसे मिलेगा? इस तरह से जो है हम अगर गवर्नमेंट के टैक्स में कैसे इंक्रीज हो जाएगा? क्या होगा? सबसे पहले तो दो बातें, एक तो जो लोग यहां इंप्लॉय होंगे, ठीक कह रहे, जो इंप्लॉय होंगे उन पे भी हम टैक्स लेंगे, और दूसरी बात हमारा जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ऑप्टिमाइज हो रहा है, इंडिया से बाहर जा रहा है, तो प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट होने से ज्यादा कंट्री में चीजें बिक रही है, तो कहीं ना कहीं जो है उस कंपनी को भी तो फायदा हो रहा है। जैसे प्रॉफिटेबिलिटी किसी का बढ़ेगा तो उस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? तो गवर्नमेंट को भी क्या मिल रहा है? टैक्स मिल रहा है। कह रहे हैं कि इनके जो है वो किस किस तरह से ये कोलैबोरेट होते हैं, कौन कौन सा फॉरेन कोलैबोरेशन किस किस तरीके से? तो देखिए नाम से ही, फाइनेंशियल कोलैबोरेशन, टेक्निकल कोलैबोरेशन, मार्केटिंग कोलैबोरेशन एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कोलैबोरेशन। सबसे पहले फाइनेंशियल कोलैबोरेशन का क्या सेंस हुआ? सिंपल, फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको देंगे। अब ये फाइनेंशियल जो सपोर्ट देंगे वो सपोर्ट के बारे में बताएंगे कि इक्विटी के फॉर्म में देंगे या डेट के फॉर्म में देंगे, लेकिन आपकी जो मदद कर रहे हैं वो किस फॉर्म में कर रहे हैं? फाइनेंशियली। बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए आपको पैसे चाहिए, वो आपको पैसे दे रहे हैं। बदले में हो सकता है कंपनी के इक्विटी शेयर लें, हो सकता है कंपनी के डिवेंचर लें, या हो सकता है कि कंपनी के किसी चीज पे जो है वो कोलैटरल क्या करें? क्रिएट करें, लेकिन पैसे तो हमें मिल रहे हैं। दूसरा है टेक्निकल कोलैबोरेशन। टेक्निकल कोलैबोरेशन का क्या सेंस हुआ? कहा कि भाई बिल्कुल टेक्नोलॉजी देंगे। जैसे हमने जो है वो इंडिया ने जो है वो बॉम्बार्डियर और मित्सुबिशी, इन दो कंपनी के साथ जो है वो बेसिकली कोलैबोरेट किया था, और कोलैबोरेट करके जो है वो डीएमआरसी आपका जो दिल्ली मेट्रो बना, उसमें जो है वो उनको जो है टेक्निकल असिस्टेंस के लिए बुलाया। इसमें से एक कंपनी ने तो कोचेज भी दिए और एक कंपनी सिर्फ कहती है हम आपको सिर्फ टेक्नोलॉजी में क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे कि कैसे ये चीजें चलेगी, कैसे पूरा सिस्टम बनेगा, कैसे सिग्नल का सिस्टम बनेगा। एक हुआ कि हमने आपको उठा करके ट्रेन दे दिया, और एक हुआ वो ट्रेन किसी नेटवर्क पे भी तो चलेगा। कैसे? आप देखते हैं कि अगला स्टेशन रजौरी गार्डन है। कैसे? ये कहीं ना कहीं ये सारा टेक्नोलॉजी वगैरह कर करके वो गए हैं। अब जो है वो दरवाजा, इस यात्रा सेवा में थोड़ा विलंब होगा, तो ये सारा चीज उस चीज के साथ क्या किया हुआ, जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी सिर्फ हमें दिए, हमें कोई इक्विपमेंट दे करके नहीं गए। वहीं पे देखिएगा बॉम्बार्डियर कंपनी लिखा रहेगा बोर्ड पे, उन्होंने क्या दिया? उन्होंने पूरा का पूरा कोच दे दिया, बोला ये लो कोच। अब अगला स्टेशन रजौरी गार्डन बोलेगा या अगला नगर उत्तम नगर पूर्व बोलेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस टेक्नोलॉजी से अटैच करेंगे। मैं आपको सिर्फ क्या दे रहा हूं? मैं आपको एक ट्रेन दे रहा हूं जो आपका पटरी पे क्या करता रहेगा? चलता रहेगा। तो हम जो है वो यहाँ पे जब बात करते हैं टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन का, तो वो विथ इक्विपमेंट भी हो सकता है और विदाउट इक्विपमेंट भी हो सकता है। मेट्रो ट्रेन के साथ भी वो हो सकता है, बिना ट्रेन दिए हुए सिर्फ एक क्या हो सकता है? सर्विस भी हो सकता है कि हम आपका ये पूरा का पूरा नेटवर्क क्या कर देंगे? तैयार कर देंगे। मार्केटिंग कोलैबोरेशन कहा कि इस बार जो कोलैबोरेशन हो रहा है वो किस चीज के लिए? ये जो कोलैबोरेशन हो रहा है वो सिर्फ इस चीज के लिए कि आपकी चीजों का हम क्या करेंगे? मार्केटिंग करेंगे। क्या मार्केटिंग करेंगे? आप चीज बनाइए, हम आपके चीज को क्या करेंगे? बेचेंगे। बेचने की जिम्मेदारी क्या हो गई? हमारी हो गई। जितना हम आपका बेचेंगे इतना हमें क्या दे दीजिएगा? इतना हमें जो है वो कमीशन, डिस्काउंट, जो भी तरह का चीज है वो हमें दीजिए। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कोलैबोरेशन कहा, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कोलैबोरेशन का क्या सेंस है? कहा कि कंपनी में हर चीज
प्रोडक्शन नहीं है, कंपनी में हर चीज जो है वो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करना नहीं है, और सब कुछ जो है वो मार्केटिंग ही नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद आपको चलाना भी आना चाहिए। मैंने कहा कि बहुत अच्छा नॉलेज, अगर मान लीजिए जैसे आप जो है वो पढ़ रहे होते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि बंदरों को जो है वो चलाने के लिए जो है वो मदारी का मजबूत होना जरूरी है। अगर आपको छोड़ दिया जाए, आप तो कयामत 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 नहीं कर देंगे। तो कहा गया कि आप कितना अच्छा पढ़ाते हैं, इससे भी जरूरी ये है कि कितना कंट्रोल आपका है। नहीं तो पता चला ये तो खुले सांड की तरह है। 2 मिनट में जो है यहाँ जोड़ियां जो है वो कहते हैं ऊपर वाला बनाता है, मैं कहता हूँ जोड़ियां क्लासेस में बनती है। 2 मिनट में जो है वो सब जो है आपस में, चल हम वहां मिलते हैं, ये करते। कौन देख रहा है क्या फॉरेन कोलैबोरेशन कहाँ गया? यहाँ तो हर घड़ी हर के आदमी के ऊपर नजर जा रहा है, उसे लगता है पता नहीं अगला क्वेश्चन कहीं मेरे तरफ ना हो। भाई थोड़ा ठीक से ही रह, कहीं पता चला कि तू कुछ बोलेगा और मुझसे 2 क्वेश्चन पूछ देंगे। और मैं तो ढूंढता रहता हूं कि कौन सा एरिया है जो आपस में जो है वो लगे हुए हैं। आजकल आप गौर कर रहे हैं, हर्ष जो है 2-3 लोगों का खास ख्याल रखते हैं, और ऐसे ही जो है वो कश्मीरी गेट का भी ख्याल रखा जा रहा है, मैं देख रहा हूं। तो इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूं, पूरा ध्यान किस पे लगाइए, क्योंकि आप थोड़ा सा जाएंगे तो मैं कितना बोलूंगा, आप इतना करेंगे मैं कितना बोलूंगा। तो इसीलिए तो कहा कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है काम नहीं चलेगा, बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है काम नहीं चलेगा, बल्कि जो स्टाफिंग वगैरह है उसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास प्रॉपर क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट सिस्टम भी होना चाहिए। कब कौन आया, कब किसका अटेंडेंस हुआ, कितने लोग काम कर रहे हैं, राम दिन आया तो एब्सेंट हुआ, आधे दिन की छुट्टी ली, इन सारे चीज के लिए प्रॉपर जो है वो मैकेनिज्म भी वो क्या करेंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए इनके तरफ से आपको मदद किस किस तरह से मिला। फाइनेंशियल कोलैबोरेशन में, फाइनेंशियल कोलैबोरेशन में कहा कि हम शेयर्स, लॉन्ग टर्म लोन, या कौन सा फैसिलिटी, क्रेडिट फैसिलिटी। मुझे ओनरशिप का शेयर समझ में आया कि हम उनको कंपनी का शेयर देंगे, वो बदले में क्या देंगे, पैसे देंगे, ये समझ में आया ओनरशिप शेयर। हम जो है वो उनसे पैसे लेंगे और बदले में जो है वो लॉन्ग टर्म लोन में हम उनको क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे, ये भी समझ में आया। ये जो क्रेडिट फैसिलिटी है, सोचिएगा, सिर्फ जिनसे पूछूंगा वो बताइएगा, और देखिए अंतर कितना है चुपचाप पढ़ते रहने में और ध्यान रख रख के किसी का पढ़ने में। इसका जवाब हर्ष देंगे। क्रेडिट फैसिलिटी का जो है वो क्या मतलब हुआ, सबसे पहले आपसे पूछा क्या जा रहा है, सबसे पहले रिया तब यहां आप बैठेंगे, कितने मिनट, किसने बोला अभी, 8 बजे तक की क्लास है, और आपकी क्लास तो 9 बजे तक है, क्योंकि आप पिछले 2 दिन से गायब थे। तो मैं गायब बोलता हूं उसको, पढ़ा नहीं ना, तो वो आप 9 बजे तक बैठेंगे। अब देखिए मैं इसको बता रहा हूं किस चीज में, फाइनेंशियल कोलैबोरेशन। पैसे मिलेंगे बदले में हमने शेयर दिया, पैसे मिलेंगे बदले में इंटरेस्ट दे रहे हैं। अब तीसरा चीज कह रहे हैं, कौन सा चीज, और ये भी पार्ट है किसका, और ये आपको बताने के लिए आ रहे हैं मंच पे हर्ष। अरे कश्मीरी गेट और इनका शर्ट मैचिंग मैचिंग है। चलिए तो वो नहीं बता पा रहे तो आप ही बताइए कश्मीरी गेट। विपुल, खुशी जूनियर, अर्जुन पंडित, थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन, सही बोल रहे हैं, क्या चीज है इधर से कोई, प्रेरणा बताइए, प्री अप्रूव लोन, हाँ
हाँ, तो इसमें ये क्या कर रहे हैं? क्रेडिट पे ले रहे हैं, बिल्कुल सही आप जा रहे हैं, लेकिन मैं फिर बार बार कह रहा हूं यहां पे बस कनेक्ट कीजिए। क्रेडिट फैसिलिटी आपका तो फॉरेन कोलैबोरेशन हुआ ना, यूएसए के किसी कंपनी के साथ हमारा फॉरेन कोलैबोरेशन फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए। तो वो फाइनेंशियल असिस्टेंस में कहता है कि देख भाई, मैं पैसे नहीं हाथ में डायरेक्टली थमाऊंगा। तो बोला फिर क्या करोगे? बोला कि मैं भी अगर आपको पैसे थमाऊंगा तो मुझे पैसे वापस करोगे ना इंटरेस्ट के साथ, प्रिंसिपल अमाउंट भी दोगे? बोला बिल्कुल दूंगा। तो कहा कि वही काम मैं कर रहा हूं, आप जो है वो ले लो यूएसए के किसी जो है वो पर्सन से या यूएसए के किसी कंपनी से, आप जो है $2 मिलियन का प्रोडक्ट ले लो, मैं गारंटी उसको दे देता हूं, क्योंकि वो आपका गारंटी ले नहीं रहा है। वो गारंटी किसका लेने को तैयार है? यूएसए के किसी जो है वो कंपनी का ही, जिसके साथ आप क्या कर रहे हैं? कोलैबोरेट कर रहे। तो इट इज एज गुड एज प्रोवाइडिंग व्हाट? एक हुआ हाथ में पैसे दे दिए, शेयर दिया आपने, पैसे दिए, लोन लिया आपने, उसने क्या किया? आपको पैसे दिए। तीसरा कहता है पैसे हाथ में नहीं आ रहे हैं, बल्कि आप किसी से जिससे सामान ले रहे हो उसको मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई ये बंदा जो है वो आपको इतने दिनों के भीतर क्या करेगा? पैसे दे देगा, वरना शाहरुख खान की तरह मैं हूं ना। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? क्रेडिट फैसिलिटी। टेक्निकल कोलैबोरेशन कर लिया हमने, मार्केटिंग कोलैबोरेशन कर लिया। मैनेजमेंट कोलैबोरेशन में देखिए क्या क्या वो आपको स्किल बतला रहे हैं। कौन कौन सा मैनेजमेंट? प्रोडक्शन मैनेजमेंट। कि भाई देखिए आपके पास प्रोडक्ट है, लेकिन अगर इस तरीके से आप चीजों को प्रोड्यूस करेंगे तो शायद आपको कॉस्ट कम लगेगा, आपका वेस्टेज क्या होगा? कम जाएगा। मार्केटिंग मैनेजमेंट में इस बार आपके लिए मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप खुद मार्केटिंग कर रहे हैं, वो सिर्फ आपको कंसल्टेंसी दे रहे हैं कि इस तरह से कीजिएगा तो आपके चीज का मार्केटिंग क्या होगा? ज्यादा। और जब वो खुद मार्केटिंग में आपको देते हैं तब वो कहते हैं आप सब कुछ छोड़ दो, प्रोडक्ट आप बनाओ, सामान को क्या करूंगा? मैं बेचूंगा। इस बार क्या बोल रहे हैं? आपके लोग हैं ना मार्केटिंग में, ये 4 बागर बिल्ले, नहीं ये लोग नहीं है, इधर वाले 4 बागर बिल्ले एक साथ। तो ये जो 4 बागर बिल्ले हैं, इनको वो क्या करेंगे? सिखाएंगे कि देखिए इनको हम बताते हैं जिससे वो क्या कर सकें? ज्यादा से ज्यादा चीजों को बेच सके। क्योंकि अभी जब ये बेचने जाते हैं तो शायद कुछ अलग तरीके से बोलते होंगे, इनको ट्रेनिंग देंगे कि जब आप बोलने जाइए तो बोलिए हाउ कैन आई हेल्प यू, दिस दैट। ये सिखाना किनका काम हो गया? ये सिखाना हो गया मार्केटिंग मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट का मतलब होता है स्टाफिंग। ये जो है आपका पर्सनल है। पर्सनल का मतलब क्या हुआ? स्टाफिंग, स्टाफ को मैनेज करना, कितने स्टाफ जो है वो रखें। कभी कभी ओवर एंड एक्सेस स्टाफ भी सही नहीं है। देखिए बायजूस, अन अकेडमी, इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, गूगल वगैरह तो जो कर रहे हैं, फेसबुक, वो तो अपनी जगह पे है। सब लोगों के पास स्टाफ सरप्लस थे, क्या किया जा रहा है? हटाया जा रहा है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कहीं पे फाइनेंस नहीं कर रहे हैं। अगर ये आपका फाइनेंशियल कोलैबोरेशन होता तो क्या होता? पैसे देते हैं आपको, कह रहे हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखा रहे हैं कि उतने ही पैसे को कैसे क्या करो? यूज करो, कितना वर्किंग कैपिटल में लगाओ, प्रोडक्शन साइकिल कैसे क्या करो? छोटा करो, जिससे पैसे आता जाए। जो आपका रिसीवेबल है उसको जल्दी लो, जो आपको पे करना है उसको स्ट्रेच करो। ये सब टेक्निक्स वो क्या करेंगे? आपको बताएंगे। कहा कि इंडिया में जो फॉरेन कोलैबोरेशन आपका होता है वो मेनली 2 तरह का है। एक जो है वो आपका कौन सा है? फाइनेंशियल। और जब फाइनेंशियल कोलैबोरेशन होता है तो इसका मतलब है कि इंडिया के बाहर से आपके पास पैसा आएगा, इट इज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। और यहां पे जो लॉ लगता है वो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसके तहत आरबीआई जो है वो चीजों पे क्या करती है? कंट्रोल करती है। घबराइए नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब आपको जो है वो फेमा पढ़ाऊंगा, मुझे लगता है तकरीबन 25-30 घंटे में हो जाएगा। जब हम लोग क्या पढ़ेंगे? फेमा। फेमा पूरा यूनिट, जैसे मैं बोलता हूं स्टॉक एक्सचेंज यूनिट, तो वैसे ही फेमा का पूरा यूनिट जब आप पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉ में, वहां हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो कहा लेकिन गवर्न कौन करता है इसको? यानी कि कितना पैसा लेना है, किस मोड में लेना है, किस तरीके से लेना है, कितने कितने टुकड़े में लेना है या एक ही बार में लेना है। कहा टेक्निकल कोलैबोरेशन। कहा टेक्निकल कोलैबोरेशन जो है उसको जो है वो डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये बेसिकली इसको कंट्रोल करता है। किस चीज को? अगर कौन सा चीज हो रहा है? टेक्निकल कोलैबोरेशन। और फाइनेंशियल कोलैबोरेशन है तो आरबीआई। गवर्नमेंट हैज सेट अप फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। किस चीज के लिए? ताकि जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आसान हो जाए। कहा
कैसे आसान हो जाएगा? कहा कि आपको जो हम जल्दी से क्या दे देंगे, क्लियरेंस दे देंगे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। ये जब मैं आपको लाइसेंसिंग नॉर्म्स पढ़ाऊंगा, आईडीआरए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951, तब आपको बताऊंगा कि कैसे हमें कुछ चीजों के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है कुछ एरिया में काम करने के लिए। आपका जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड है, ये कहता है कि अगर कहीं भी कोई भी आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें इंडिया के बाहर के लोग क्या हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आपको नहीं है पता कि ये लाइसेंस कैसे लिया जाए, ये परमिशन कैसे लिया जाए। रामदीन राम खिलावन बंसी बिरजू हरिया बड़ा शानदार काम कर रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इंडिया के बाहर के किसी पर्सन के साथ वो कोलैबोरेट करेगा, इसके लिए उसके पास नॉलेज नहीं है कि किसके पास जाए, कौन सा फॉर्म भरे, किस तरह से अप्रूवल ले। तो बोला इसमें मदद कौन करेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। और क्या करेगा, जल्दी से हमें क्या मिल जाए, क्लियरेंस मिल जाए, टू रिव्यू द कोलैबोरेशन क्लियर्ड। यानी कि ऐसा तो नहीं कोलैबोरेशन आपके फेवर में नहीं है, रीजन ये कि आप में उतना इंटेलिजेंसी नहीं है, आप रामदीन बंसी बिरजू हरिया हैं, काम आता है, लेकिन जरूरी है कि आप एक्सपर्ट हैं, आप सीएस थोड़ा ना कि आपको इस सारे चीजों में क्या रहेगा, एक्सपर्टीज रहेगा। तो वो देखेंगे कि कहीं उन्होंने कुछ ऐसा टर्म तो नहीं बना लिया। रीजन ये है, मामला इंडिया का होता निपट लेते हैं, यहां का और वहां का मामला, अभी इतना वार्म वेलकम हुआ, उधर से मिसाइल भेजने में भी उन्हें टाइम नहीं लगेगा। तो कहा कि इसीलिए दो कंट्री के अलग अलग लोगों के बीच में जब किसी भी तरह का बिजनेस कोलैबोरेशन होता है तो हमें बहुत सावधानी क्या करना रहता है, रखना रहता है। ईयर मार्केटिंग एंड ascertaining द कॉन्ट्रैक्ट्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया। कहा कि क्या करेंगे, आपके लिए जो है वो मार्केटिंग और क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा चीजों का क्या हो सके, इन्वेस्टमेंट हो सके, ज्यादा पैसा ला सके, इसके लिए वो तेज काम करेंगे। तो स्पीड करेंगे, जल्दी से क्लियरेंस दिलाएंगे, और मार्केटिंग जैसे चीजों को भी क्या करेंगे, स्पीड अप करेंगे। तो ये फॉरेन कोलैबोरेशन इन इंडिया, यानी इंडिया में ये कंसर्न है फॉरेन कोलैबोरेशन का कि दो मेजर कोलैबोरेशन होता है। किस तरह का, फाइनेंशियल और क्या मार्केटिंग नहीं होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन मैंने क्या बोला, मेजर। क्या वो कंसल्टेंसी के लिए नहीं देते हैं, देते हैं, लेकिन मेजर मैंने बात की, इसलिए हम लोगों ने इस चीज को कहा। तो ये हमारा था किसके बारे में, फॉरेन कोलैबोरेशन। अब देखिए इसी में एक पार्ट आता है कि अगर हम कहते हैं कि दो कंपनी आपस में मिल गए, एक कंपनी इंडिया की, एक कंपनी इंडिया के बाहर, जैसे आर्सेलर और मित्तल, इंडिया के बाहर की कंपनी, मित्तल जो है वो इंडिया की कंपनी के, टाटा जैगवार का जो आपका जो है वो क्या हुआ था, आपका जो रैंड रोवर का, कह रहे हैं कि अगर ये आपस में मिले तो कहा कि ऐसे केस में जब एक इंडिया की और एक इंडिया से बाहर की हो तो वो फॉरेन हो गया। लेकिन अगर ये एंटिटी जो है वो खत्म होकर के एक बन जाए, यानी ए कंपनी और बी कंपनी दोनों बना हुआ रहे, तो सिर्फ फॉरेन कोलैबोरेशन। लेकिन यही दोनों अगर आपस में क्या हो जाए, मिल जाए, और एबी लिमिटेड बन गया, अब किसके कितने शेयर किसके पास रहेंगे, ये तो उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होगा। कहा अगर ऐसा कहीं कुछ होता है तो इसको हम बोलेंगे ज्वाइंट वेंचर। इंडिया की ही कोई कंपनी है, मान लीजिए कि इंडिया में ही जो है वो दो कंपनी आपस में क्या हो गई, मिल गई। अगर दो कंपनी आपस में मिल गई तो भी ये ज्वाइंट वेंचर हुआ, बट इट शैल बी कंसीडर एज ओनली व्हाट, ज्वाइंट वेंचर। लेकिन एक इंडिया की कंपनी, एक इंडिया से बाहर की कंपनी, ये अगर मिल गया तो ये कहलाता है फॉरेन ज्वाइंट वेंचर। क्या कहलाया, फॉरेन ज्वाइंट वेंचर। तो अब हमें यहां पे देखना है कि ज्वाइंट वेंचर कैसे परफॉर्म होते हैं, ज्वाइंट वेंचर किस तरीके से काम करते हैं, ज्वाइंट वेंचर के बेनिफिट्स क्या हैं, और ये बहुत कुछ आपका जो है वो सिमिलर होगा किसके, फॉरेन कोलैबोरेशन की ही तरह। क्योंकि जब दो लोग आपस में मिलेंगे तो कहीं ना कहीं जो चीज मेरे में कमी है वो चीज अगर किसी और के पास है तभी तो क्या होगा, वो वेंचर आपका बनेगा। और उस वेंचर में किन किन बातों को साफ तौर पे लिखना जरूरी है, तो ये सारे चीजों का जवाब मिलेगा आपको हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तो फिलहाल आज की मेरी सारी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।